अध्याय 51 कारापेस सेंचुरियन। राक्षसों में कुछ बुनियादी बुद्धि जरूर थी, लेकिन उनकी तुलना इंसानों से नहीं की जा सकती थी। मूलतः वे शिकारी ही थे जो ज्यादातर सहज प्रवृत्ति के आधार पर काम करते थे। उनकी चालाकी स्वभाव से ही जानवरों जैसी थी और उन पर काबू पाना उतना मुश्किल नहीं था। इसी वजह से तीनों स्लीपर्स को अपनी बढ़त बनाने का मौका मिल गया। योजना को अंतिम रूप देने के बाद उन्होंने कुछ तैयारियां की। जब चेंजिंग स्टार तैयार हो रहा था, सनी ने 8 मृत मेहत्रों से आत्मा के टुकड़े निकाले थे। उन्हें चांदी के बालों वाली लड़की को सौंपने के बाद उसने देखा कि वह उन्हें अपनी छाती से लगाती है और एक एक करके अपनी मुट्ठी में दबाती है और हर टुकड़े का सार अपनी आत्मा में समाहित करती है। कुछ मिनटों के बाद जब अवशोषण के कारण हुए परिवर्तन समाप्त हो गए, तो नेफिस ने अपनी आंखें खोली और धीरे से सांस ली। एक सोई हुई महिला के लिए 8 जागे हुए जानवरों के टुकड़ों को खाना 16 सुप्त प्राणियों को मारने के बराबर था। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी शारीरिक क्षमता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। उसका शरीर हर तरह से मजबूत, तेज और उन्नत हो गया था। जीवित रहने के लिए उन्हें पूरी ताकत की आवश्यकता थी। नेफिस अपनी शारीरिक बनावट से इतना परिचित था कि उसे अपनी नई सीमाओं के साथ तालमेल बिठाने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्द ही उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप तैयार हैं? सनी ने आह भरते हुए अपनी परछाई की ओर देखा। उसे कुछ नैतिक समर्थन मिलने की उम्मीद थी। छाया ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने ध्यान नहीं दिया और उसे अनदेखा कर दिया। बेवफा कमीना, मैं जितना तैयार हो सकता हूँ उतना तैयार हूँ। नेफिस ने सिर हिलाया और कैसी की ओर मुड़ा। कहने को तो कुछ था ही नहीं। वे पहले ही हर बात पर चर्चा कर चुके थे और खाली शब्दों से उस अंधी लड़की की चिंता कम नहीं हो सकती थी। जरा सोचिए, सनी उसके साथ अपनी जगह बदलना नहीं चाहती थी। हालांकि उन तीनों में से वही अकेली थी जिसे युद्ध में अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ी थी। दुश्मन का सामना करना, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो, बेबस होकर नतीजे का इंतजार करने से बेहतर था, ये जानते हुए कि आप उसे बदल नहीं सकते। इस नजरिए से वह वाकई भाग्यशाली था। कैसी ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। उसने नेफिस की तरफ मुड़कर मुस्कुराने की कोशिश की। जाओ और उस चीज को मार डालो। शायद तुम्हें आखिरकार पहनने के लिए कुछ अच्छा मिल जाएगा और तुम मुझे इतना दोषी महसूस कराना बंद कर दोगे। चेंजिंग स्टार के होंठ का एक कोना मुड़ गया। ठीक है। इसके बाद वह सनी की ओर मुड़ी और अपने सामान्य गंभीर स्वभाव में लौट आई। चल दर कुछ मिनट बाद वह चट्टानी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा उस खतरनाक राक्षस को देख रहा था। उसकी परछाई उसके शरीर से लिपटी हुई थी, जिससे सनी की शारीरिक क्षमताएं बढ़ रही थी। उनकी योजना काफी मजबूत थी और उसके कामयाब होने की पूरी संभावना थी। हालांकि वह अभी भी इस अशुभ भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला है। मुझे ये पसंद नहीं है। एक आह भरते हुए सनी ने अपना हाथ उठाया और चांदी की घंटी को बुलाया। फिर उसने उसे हल्के से हिलाया, जिससे तूफान के बीच स्पष्ट मधुर ध्वनि गूंज उठी। तारानकन तारानकन तारानकन। नीचे का राक्षस तुरंत हिल गया। अपने विशाल धड़ को घुमाकर अचानक आए आवाज का स्रोत ढूंढने लगा। जैसे ही उसने सनी को देखा, उसकी आंखों में एक पागल लाल लौ भड़क उठी। हालांकि सनी ने ये सब नहीं देखा, क्योंकि उसका मुंह दूसरी तरफ था। घंटी बजते ही वह बिना एक पल भी सोचे मुड़ा और पहाड़ी से नीचे कूद गया। पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन जमीन से काफी दूरी थी। सनी चट्टानों से जोर से टकराया और लुढ़क गया, टक्कर के जोर को कम करने की कोशिश में। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, वह भागा और जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करने लगा। एक क्षण बाद उसकी पीठ के पीछे पहाड़ी फट गई। राक्षस अपने विशाल शरीर से उस पर टूट पड़ा, चट्टानों की परतों को ऐसे चीरता हुआ मानो वे कागज हों। उसी समय बिजली चमकी और बिजली कड़कने लगी, जिससे गिरते मलबे की तेज गड़गड़ाहट दब गई। उस जीव ने पीछे हटते हुए सनी को पकड़ लिया और आगे की ओर झपटा, अपनी एक दरांती से उसके शरीर को भेदने की कोशिश कर रहा था। उसके नुकीले कवच से पत्थर के टुकड़े झरने की तरह बह रहे थे। खुशकिस्मती से सनी पहले ही काफी दूर जा चुका था। बिना गति कम किए उसने अपनी गति कम की, कई मीटर और दौड़ा और फिर मुड़ गया। 3 मीटर से भी ज्यादा लंबे उस राक्षस की तस्वीर, जो तेज रफ्तार ट्रेन की तरह उसकी ओर दौड़ रहा था, किसी भी इंसान को लड़खड़ा देने के लिए काफी थी। फिर भी सनी अपनी जगह पर डटा रहा और उसने नीला ब्लेड अपने सिर के ऊपर उठा लिया। आखिरकार वह चारा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उससे आधा दर्जन मीटर दूर राक्षस अंततः उनके जाल तक पहुंच गया।
अंधेरे और तेज बारिश में लगभग अदृश्य सुनहरी रस्सी दो विशाल शिलाखंडों के बीच उस जीव के पैरों के जोड़ों की ऊंचाई पर बंधी हुई थी। इससे पहले सनी ने उसके नीचे दौड़ने के लिए अपना शरीर नीचे किया था। रक्त पिपासा से अभिभूत राक्षस ने कसी हुई रस्सी पर ध्यान नहीं दिया और पूरी गति से उसमें जा घुसा। अगर वह सामान्य रस्सी होती तो निस्संदेह तुरंत टूट जाती। हालांकि वह सुनहरी रस्सी एक स्मृति थी और अविश्वसनीय रूप से मजबूत होना उसकी विशेषताओं में से एक था। दुर्भाग्य से जिन चट्टानों से इसे बांधा गया था वे बहुत ही साधारण थीं। वे लगभग तुरंत ही टूट गईं, लेकिन नुकसान तो पहले ही हो चुका था। अपने अगले पैरों को अचानक पीछे की ओर झटका देने से डरांती कातिल अपना संतुलन खो बैठा और मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। गीले पत्थर पर आगे की ओर फिसलता हुआ एक उथली खाई छोड़ गया। सनी उछलकर दूर जा गिरा। राक्षस बेफिक्र था। लगभग तुरंत ही दो हड्डियों वाली दरांतियां जमीन में गिरीं, जिससे उसका विशाल शरीर झटके से रुक गया। अगले ही पल अपने आकार के हिसाब से अप्रत्याशित रूप से तेज और फुर्तीला वह ऊपर उठने लगा। यदि इसे खड़ा रहने दिया गया तो उनका भाग्य निश्चित हो जाएगा। सौभाग्य से सनी की इको अधिक तेज थी। जैसे ही राक्षस गिरा उसने मरे हुए मेहतरों में से एक होने का नाटक करना बंद कर दिया, उठकर आगे की ओर दौड़ा। जैसे ही उनका दुश्मन उठने ही वाला था उसने पीछे से उसके कवच पर छलांग लगा दी, अपने वजन से उसे नीचे दबा लिया और अपने पंजे उसकी भुजाओं पर ठीक उस जगह के नीचे गड़ा दिए जहां हड्डी के दरांती शुरू होते थे। इस तथ्य के बावजूद कि इको राक्षस के कवच से उगने वाले कांटों से घायल हो गया था, वह उसे कम से कम 1 सेकंड के लिए स्थिर करने में सफल रहा। 1 सेकंड ही काफी था। मानो कहीं से घात लगाए बैठी नेफिस राक्षस के सामने प्रकट हो गई। उसकी भयानक दरांतियों के बीच से छलांग लगाते हुए वह आगे झुकी और अपनी लंबी तलवार से एक जबरदस्त वार किया और अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया। उन्हें नहीं पता था कि जागृत राक्षस की पीठ पर भी वही कमजोरी थी जो उसके छोटे रिश्तेदारों मैला ढोने वालों की थी। हालांकि यह मानने का कोई कारण नहीं था कि उसके कवच और धड़ के कवच के बीच कोई जगह नहीं थी। यह एक यांत्रिक समस्या थी। जो चीज लचीली होनी चाहिए वह बहुत कठोर नहीं हो सकती। चेंजिंग स्टार की तलवार की नोक उस संकरी दरार में धंस गई। फिर तलवार राक्षस के शरीर में इतनी गहराई तक घुस गई कि उसकी मूठ चिटिन से टकरा गई। बिल्कुल हाँ, सनी ने विजयी भाव से सोचा। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। एक बार इसे देखें, मर्दाना ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। हालांकि अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति मंद पड़ गई, क्योंकि उस जीव को उस जख्म का एहसास ही नहीं हुआ जो अगर जानलेवा नहीं तो कम से कम बेहद कमजोर करने वाला जरूर था। अपने शरीर को थोड़ा जोर लगाकर वह अचानक मुड़ा, जिससे इको अपने कवच से गिर गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हड्डी के दरांती पत्थर से रगड़ खा रहे थे क्योंकि वह उन्हें जमीन से बाहर खींच रहा था। रक्षाहीन नेफिस उसके ठीक सामने थी। उसकी तलवार अभी भी राक्षस के मांस में फंसी हुई थी। अरे नहीं, सनी इतनी दूर था कि कुछ कर नहीं पा रहा था। उस विशालकाय जीव के चारों ओर चक्कर लगा रहा था ताकि उस पर पीछे से हमला कर सके। इको जमीन पर पड़ा था, दुश्मन की पीठ से गिर जाने के कारण अभी भी लड़खड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह भी कुछ मदद नहीं कर सकता। फिलहाल चेंजिंग स्टार अकेली थी। दरांतियां हवा में चीरती हुई उसके शरीर पर निशाना साध रही थी। हालांकि आखिरी क्षण में एक चिमटे ने उनमें से एक को लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। इससे नेफिस को प्रतिक्रिया करने के लिए एक पल का और मौका मिल गया। तलवार छोड़कर वह उस जीव के शरीर के नीचे गोता लगाकर बची हुई दरांती के हमले की सीमा के अंधे स्थान में छिप गई। जहां तक छिपने की बात है, ये जगह उपयुक्त नहीं थी क्योंकि राक्षस को उसे कुचलकर लहूलुहान करने के लिए बस लेटना था। हालांकि उस क्षण नेफिस के पास और कोई चारा नहीं था। ये बुरा है, ये बुरा है। तब तक सनी उस जीव के पीछे पहुंच चुका था। नेफ को कुछ समय देने की उम्मीद में उसने नीला ब्लेड लहराया और उस पर वार किया। तलवार राक्षस के पिछले पैरों में से एक के जोड़ से टकराई, जिससे नीला खून बहने लगा। हालांकि एक मेहतर के खिलाफ लड़ाई के विपरीत वह उस अंग को पूरी तरह से काटने में नाकाम रहा। वह बहुत सख्त और मोटा था। अगले ही क्षण वह पैर सनी की दृष्टि से ओझल हो गया। बकवास। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, सनी ने अपना सिर उठाया और राक्षस की ओर देखा। न जाने कैसे वह पहले ही घूम चुका था और अब उसकी ओर मुंह करके खड़ा था। उसकी आंखों में रक्तपिपासा से भरी 2 लाल लपटें जल रही थीं। इससे पहले कि सनी कुछ ठीक से प्रतिक्रिया कर पाता, एक हड्डी की दरांती की नुकीली नोक उसकी छाती पर घेराबंदी के मीले की तरह जोर से लगी।
वह बस इतना ही कर पाया कि अपने शरीर से परछाई कठपुतली के कफन पर स्थानांतरित कर पाया। इस बिजली की गति से लिए गए निर्णय के कारण कवच टिका रहा। उसका हृदय नहीं फटा और वह दरांती पर नहीं चढ़ा। हालांकि यह एक छोटी सी सांत्वना थी। प्रहार का बल अभी भी इतना था कि उसकी पसलियां धंस गई और उसका शरीर हवा में किसी चिथड़े की तरह उड़ गया। ... किसी तरह सनी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर अजीब सा महसूस कर रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। उसके मुंह से कुछ कड़वा निकल रहा था, जिससे उसका गला घुट रहा था। वह खून था, वह अपने ही खून में डूब रहा था। सनी ने कमजोरी से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पांव उसकी बात नहीं मान रहे थे। सिर्फ साया ही सुन रहा था, उसके शरीर को ढंक रहा था और अपरिहार्य को थोड़ा टाल रहा था। मुझे चोट लगी है। उसके विचार धीमे धीमे चल रहे थे, मानो वह घने कोहरे में डूबा हुआ हो। उसने ऊपर देखा, सितारों को देखने की आशा में। इसके बजाय उसने अंधेरे से दो जलती हुई लाल आंखें अपनी ओर आती देखी। अध्याय 52 स्पष्टता। उस क्षण शून्यता के किनारे पर मंडराते हुए सनी को एहसास हुआ कि वह मरने वाला है। उसे अपने मन में छाए उस कोहरे से संघर्ष करना पड़ा, जिसने उसके विचारों को धीमा कर दिया था और सभी भावनाओं को दबा दिया था। डर को छोड़कर बाकी सब। इस तथ्य के बावजूद कि उसका शरीर टूट चुका था और दिमाग लकवाग्रस्त था, सनी का एक जिद्दी हिस्सा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह मरने को तैयार नहीं था, कम से कम जिंदा रहने के लिए अपना सब कुछ दिए बिना तो नहीं। दुनिया को जीत का संतोष देने के विचार से ही वह विद्रोह कर रहे थे। ये बहुत ही क्रोधित करने वाला होगा। क्या उसने हीरो से यह नहीं कहा था कि वह किसी भी हालत में बच जाएगा, उन सबको परेशान करने के लिए? ये सही है, वह बेशर्म झूठा हो सकता है, लेकिन वादा तो वादा ही था। लेकिन वह कैसे बचेगा? चाहे वह किसी भी नज़र से देखे, स्थिति निराशाजनक ही लग रही थी। जैसे ही दरांती मारने वाला पास आया, उसकी आंखें खूनी लाल रोशनी से चमक रही थीं। सनी ने अपने मन में छाए कोहरे को चीरने की कोशिश की। हालांकि उसकी कोशिशें बेकार और कमजोर थीं। कोहरे में उसे पकड़ पाना मुश्किल था। उसे एक सहारा की जरूरत थी। अचानक एक साधारण सा विचार उसके ध्यान में आया। ये वही बात थी जिसे उसने 1000 बार दोहराया था और अपने मन में बसा लिया था। पुनरावृत्ति, अनुभव, स्पष्टता। स्पष्टता। उसे याद आया कि नेफिस ने उसे क्या सिखाया था। युद्ध का सार हत्या ही है। युद्ध के दौरान की गई कोई भी कार्रवाई दो ही उद्देश्यों को पूरा करती है, या तो अपने दुश्मन को मारना या दुश्मन को तुम्हें मारने से रोकना। यदि वह ये सीख सके तो उसके पास मन पर नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त स्पष्टता होगी। उस समय वह नेफिस द्वारा प्रयुक्त सरल शब्द स्पष्टता के पीछे छिपे गहरे अर्थ को वास्तव में समझ नहीं पाया था। लेकिन अब अपने विचलित मन के साथ वह अंततः इसे समझ पाया। युद्ध के सार और उद्देश्य के पीछे छिपे दो सत्य सरल और ठोस थे, लगभग मूर्त। अपनी अर्धचेतन अवस्था में भी वह उन्हें कोहरे में एक स्थिर आधार के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम था। फिर उसने इस आधार के इर्द गिर्द अपने मन को सुधारा और उसे उस सत्य की स्पष्ट रेखाओं के अनुरूप गढ़ा। अचानक वह फिर से सोचने में सक्षम हो गया। इसके अलावा उनके विचार स्पष्ट और अविश्वसनीय रूप से तीव्र थे तथा सभी अनावश्यक विकर्षणों से मुक्त थे। ये स्पष्टता थी। तारांकन, तारांकन, तारांकन। सनी ने आगे बढ़ते हुए राक्षस की ओर देखा और शांतिपूर्वक अपने विकल्पों पर विचार करने लगा। उसका शरीर लगभग बेकार हो चुका था। वह अपने अंगों को बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। परछाई अब भी उसके आदेशों का पालन कर रही थी, लेकिन वह एक जरूरी काम में व्यस्त थी, उसे तुरंत मरने से बचाना। इसकी मदद से भी वह अधिक समय तक नहीं टिक सकेगा। लेकिन ये तो बेकार का विचार था। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए इस पर और विचार करने में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। शरीर के स्थिर हो जाने के कारण स्मृतियों का उपयोग नहीं किया जा सका। इससे केवल एको ही शेष रह गया। कवच मेहतर को उसका एकमात्र हथियार होना था, जिससे वह या तो दुश्मन को मार सके या दुश्मन को उसे मारने से रोक सके। राक्षस तेजी से सनी की ओर बढ़ रहा था। उसके जबड़े हिल रहे थे और उनसे पारदर्शी बलगम की धार के रूप में चिपचिपी लार बह रही थी। बिजली की एक चमक में वह उस प्राणी के कवच पर लगे हर कांटे, हर खरोंच, हर घर्षण को तुरंत देख और दर्ज कर पा रहा था। बदलते सितारे की तलवार का हत्था अभी भी उसके शरीर से बाहर निकला हुआ था, जो नीले रक्त से नहाया हुआ था। कितना बदसूरत आदमी है, सनी पाखंड कर रहा था। सच कहूं तो गहरे लाल रंग से रंगे काले कवच और खास तौर पर तबाही और कत्लेआम के लिए डिजाइन किए गए शक्तिशाली शरीर के साथ दरांती कातिल बेहद प्रभावशाली और खतरनाक लग रहा था। ये लगभग राजसी था।
एक भयानक जानलेवा तरह से हिलने डुलने में असमर्थ, वह असहाय होकर देखता रहा कि राक्षस उनके बीच की दूरी को कम कर रहा है और सनी के टूटे हुए खून से लथपथ शरीर पर मंडरा रहा है। उसकी हंसियां हवा में उठकर वार करने के लिए तैयार हो गईं। राक्षस की जलती आंखों में देखते हुए सनी ने सोचा, नरक में जाओ, तुम बड़े हो चुके कीड़े। दरांतियां उसके शरीर की ओर चलीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन ... आखिरी क्षण में किसी विशाल और उग्र चीज ने उस राक्षस को बगल से टक्कर मारी और उसे दूर फेंक दिया। वह सनी का कवच शोधक था। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इको दुश्मन के अंगों के एक अस्त-व्यस्त ढेर में लिपट गया और जमीन पर लुढ़कने लगा। हालांकि वह छोटा और कमजोर था, फिर भी उसका बेकाबू हमला और अपनी जान की परवाह न करना उस बड़े राक्षस को कुछ देर के लिए रुकने के लिए काफी था। इको ने अपने चिमटों से उस जीव के कवच पर वार किया और उसे एक पागल बवंडर की तरह जोर से मारा। एक पल के लिए हवा का शोर काइटन के एक दूसरे पर वार करने की आवाज में दब गया। हत्यारे का कवच ज्यादातर तो टिका रहा, लेकिन उसकी काली सतह पर कुछ दरारें जरूर पड़ गईं। फिर भी वह हर तरह से बेहतर था। अपनी एक दरांती को शरीर के नीचे अजीब तरह से दबाए हुए भी राक्षस अचानक हुए हमले को नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम था। गुस्से से चीखते हुए उसने दूसरी दरांती से मेहतर की एक पूंछ को काट डाला। फिर उसने अपने पैर जोर से खींचे और उस छोटे जीव को दूर फेंक दिया। इस प्रक्रिया में सनी का पिछला पैर, जो पहले से ही घायल था, टूट गया, लेकिन राक्षस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पागलपन और क्रोध से जलते हुए उसने अपने अंगों को खोला और धीरे से खड़ा हो गया। तूफान के गरजते अंधेरे में एक और बहरा कर देने वाली चीख गूंजी, जिसने सनी के कानों को चोट पहुंचाई। अब क्या, उसने सोचा। कुछ क्षण के लिए विचार खो गया, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। जैसे ही हत्यारा इको को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, उसे अपना पिछला पैर खोने और संतुलन बनाए रखने के लिए अपने धड़ को थोड़ा ऊपर उठाकर पीछे झुकाना पड़ा। उसी क्षण बिजली का एक गोला छोटे से द्वीप के ठीक बीच में गिरा। राक्षस की लंबाई देखकर बिजली तुरंत उसकी तलवार की मूठ की ओर आकर्षित हुई, जो अभी भी उसके शरीर से चिपकी हुई थी और हल्के से कोण पर आकाश की ओर तान रही थी। उसी क्षण चेंजिंग स्टार की तलवार अचानक बिजली की छड़ में बदल गई। तुरंत ही हत्यारे के शरीर में करोड़ों वोल्ट की बिजली प्रवाहित हो गई। एक तेज रोशनी की चमक के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके कवच की दरारों से धुएं के गुबार उठने लगे। घटनाओं के एक अजीब मोड़ में अवशिष्ट विद्युत के चाप राक्षस के काइटन पर नाचने लगे, जो धीरे धीरे उस पर बने लाल रंग के पैटर्न पर जमा हो गए। उस प्रभाव में लाल रंग के पैटर्न का रंग बदल गया और वह सफेद और चमकीला हो गया। सनी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह चमक रहा है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद राक्षस मर गया होगा, लेकिन नहीं, बिजली का एक झटका भी उस जैसे जीव को मारने के लिए काफी नहीं था। बिजली का झटका लगने के कुछ ही पल बाद राक्षस हिल गया, उसका शरीर थोड़ा हिलने लगा। यद्यपि इसकी हालत काफी खराब थी, फिर भी यह जीवित था और हत्या की मंशा से भरा हुआ था। कुछ स्तब्ध सा लग रहा था। राक्षस अपने अंगों को समेटकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह होश में आ रहा था। हड्डियों की दरांतियां चट्टानों से रगड़ खाकर उसे उठने में मदद कर रही थी। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा करता, नेफिस अचानक उसके ठीक सामने आ गया। तलवार की मूठ पकड़कर जैसे ही उसके हाथ गर्मी से जलने लगे, उसने मुंह बनाया। फिर उसने तलवार की धार घुमाई, जिससे हत्यारे का शरीर एक गया और उसे बाहर खींच लिया, जिससे उसके धड़ के निचले हिस्से का कवच का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। मुर्गी की मदद करें, आज ही अपना जैकपॉट जीतें। फॉर रैबिट। राक्षस ने उस पर दरांती से वार करने की कोशिश की, लेकिन चेंजिंग स्टार उससे ज्यादा तेज थी। एक तरफ भागते हुए उसने उसी समय अपनी तलवार से वार किया। चमकती सफेद गर्म धार ने उस जीव की बांह के जोड़ के ठीक नीचे से उसे चीर डाला, जिससे भयानक हड्डी वाली दरांती नीले खून की बारिश के साथ हवा में उड़ गई। हत्यारे ने चीखते हुए उसे अपने एक पैर से दूर फेंक दिया। नेफिस पीछे की ओर गिर पड़ी और चट्टानों पर लुढ़क गई, जिससे तलवार पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखें क्षण भर के लिए ध्यान भटक गईं। इसके विपरीत राक्षस अपनी चेतना में वापस आ गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अंग के अचानक कट जाने के दर्द ने उसे झकझोर कर जगा दिया हो। अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंचकर उसने अपना बदसूरत मुंह खोला और एक बहरा कर देने वाली क्रोध भरी चीख निकाली। फिर वह अपनी आंखों में जलती हुई घृणा के साथ नेफ की ओर झपटा, लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सका। जैसे ही वह क्रोधित राक्षस हमला करने ही वाला था, तभी घायल इको उसके रास्ते में आ गया।
उसका बचा हुआ एक चिमटा आगे की ओर उछला और चेंजिंग स्टार की तलवार से बने कवच के चौड़े छेद में जा धंसा। उसकी बाह मरोड़कर मेल्टर ने उसे दुश्मन के शरीर के अंदर धकेल दिया, जिससे उसके अंदरूनी हिस्से तहस नहस हो गए। अंत में उसने पूरे राक्षस को हवा में थोड़ा ऊपर उठा दिया। उसका चिमटा लगभग कंधे तक चला गया। हत्यारे ने अपनी दरांती से प्रहार किया, जिससे इको की छाती आर पार हो गई। फिर वह 2 बार हिला और स्थिर हो गया। मेहतर गुस्से से चीखा और अपना चिमटा झटका, जिससे बड़े राक्षस का धड़ उसके कवच से अलग हो गया। गर्व से शत विक्षत दुश्मन को आखिरी बार देखते हुए वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। सनी ने थके हुए मन से इको को हटा दिया, इस उम्मीद में कि वह बच जाएगा। वह बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वास्तव में वह लगभग समाप्त हो चुका था। आपने एक जागृत राक्षस कारापेस सेंचुरियन को मार डाला है। जादूगर की आवाज उसके बहरे कानों पर बेकार पड़ी। वह विकृत और दूर की लग रही थी। आपको एक मेमोरी स्टारलाइट लीजन कवच प्राप्त हुआ है। आपकी परछाई मजबूत होती जा रही है। मैं जीत गया। सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंततः दर्द और थकान को अपने मन में समाहित कर लिया। कोहरा वापस आ गया था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और के साथ हो रहा हो। वह थका हुआ था और वह सांस नहीं ले पा रहा था। खून में डूबना बहुत सुखद नहीं था। जैसे ही उसकी अंतरात्मा डगमगाने लगी, उसने किसी के जल्दी जल्दी चलने की आवाज सुनी और फिर 2 कोमल हाथों ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। अध्याय 53 अमर ज्वाला। कुछ हैरान सनी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। जैसे जैसे उसकी नज़र धीरे धीरे केंद्रित हुई, उसने नेव का पीला चेहरा अपने ऊपर मंडराता हुआ देखा। उसके छोटे चांदी जैसे बाल गीले थे और उसकी त्वचा से चिपके हुए थे। वह उसके क्षत विक्षत शरीर के पास घुटनों के बल खड़ी थी और अपने हाथों से उसका चेहरा सहला रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह डरी हुई थी, लेकिन किसी बात से संतुष्ट थी। उसकी पुतलियां चौड़ी और काली थीं। क्या अपने दांतों को नमस्कार करते हुए नेफिस ने अपने हाथों को उसकी सिकुड़ी हुई छाती पर ले जाकर हल्के से दबाया, जिससे सनी के शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। तभी एक कोमल उज्ज्वल चमक अचानक उसकी हथेलियों की त्वचा के नीचे प्रज्वलित हुई, जो उसकी ग्रे आंखों में 2 नाचती हुई सफेद चिंगारियों की तरह प्रतिबिंबित हुई। लगभग तुरंत ही चेंजिंग स्टार का चेहरा असहनीय पीड़ा से विकृत हो गया और उसने एक भयानक दबी हुई चीख निकाली। उसकी त्वचा कागज की शीट की तरह सफेद हो गई और जैसे ही उसने अपना निचला होंठ काटा, खून की बूंदें उसकी ठुड्डी तक लुढ़क गईं। जैसे जैसे चमक बढ़ती गई, नेफिस ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके पीड़ाग्रस्त रक्तहीन चेहरे पर आंसू बहने लगे। इसके विपरीत सनी को ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में है। उसके शरीर से सारा दर्द गायब हो गया था। उसकी जगह एक कोमल सर्वव्यापी गर्माहट ने ले ली थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी शुद्ध और पवित्र चीज से शुद्ध किया जा रहा हो, एक श्वेत प्राचीन शुद्ध करने वाली ज्वाला द्वारा। ज्वाला के प्रभाव में उसका मरता हुआ शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगा। उसकी टूटी हुई हड्डियां टुकड़ों से फिर से जुड़ गईं। उसका फटा हुआ मांस फिर से जीवित हो गया और पूरा हो गया। उसके क्षतिग्रस्त फेफड़े और क्षतिग्रस्त हृदय फिर से जीवित और तरोताजा हो गए, जिससे वे तुरंत ही मजबूत और स्वस्थ हो गए। अचानक वह फिर से सांस लेने में सक्षम हो गया। जैसे ही उसकी छाती हिली, एक नई सांस ली, नेफिस एक दर्दनाक कराह के साथ पीछे हट गई। उसकी त्वचा के नीचे की सफेद चमक मंद पड़ गई और गायब हो गई, जिससे अंधेरा अपनी सही जगह पर लौट आया। कुछ कदम रेंगते हुए चेंजिंग स्टार रुक गई, घुटनों और हाथों के बल खड़ी हो गई और जोर से उल्टी करने लगी। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, मानो दौरा पड़ने वाला हो। जैसे ही उसकी कंपकंपी कम हुई, वह धीरे धीरे जमीन पर लेट गई और वहीं निश्चल लेट गई तथा अपने मुंह से बारिश की बूंदों को पकड़ने लगी। इस बीच सनी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और ध्यान से अपने शरीर को टटोला। उसे हैरानी हुई कि उसे सचमुच कोई चोट नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले कभी चोट ही नहीं लगी थी। मरने की तो बात ही छोड़िए। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। बलवान पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नेफिस और उसकी रहस्यमय पहलू क्षमता की मदद से वह पूरी तरह से ठीक हो गया। यह एक चमत्कार था। तारांकन तारांकन तारांकन। जब तक तूफान थमा, रात गहरा चुकी थी। सनी, नेफिस और कैसी गर्मी पाने के लिए एक दूसरे से लिपट गए और ऐसे सो गए जैसे मर ही गए हों, इतने थके हुए कि किसी को निगरानी रखने की जरूरत ही नहीं थी। यदि कुछ भी घटित होता तो छाया संभवतः उन्हें पहले ही सचेत कर देती। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। वे इतने थके हुए थे कि उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी।
सौभाग्यवश शेष रात बिना किसी घटना के बीत गई। सुबह होते ही किसी को भी कोई योजना बनाने या चट्टानों को छोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने बस मृत कवचधारी सेंचुरियन और मैला ढोने वालों से थोड़ा मांस इकट्ठा किया, 2 आत्मा के टुकड़े इकट्ठा किए और छोटे से द्वीप के दूसरी ओर चले गए, इस डर से कि कहीं ये अवशेष किसी प्राणी का ध्यान आकर्षित न कर लें। और जैसा कि हुआ, वे सही थे। युद्ध स्थल से समूह के जाने के कुछ ही देर बाद आकाश में एक काला धब्बा दिखाई दिया। जल्द ही वह बड़ा होकर चट्टानों के पास पहुंच गया और एक बवंडर में सेनापति की लाश के पास जा गिरा। सनी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वह जीव आकार में विशालकाय था, उसका वजन उस कवचधारी राक्षस से लगभग 2 गुना था। उसका शरीर मुर्दे की तरह सफेद और शेर जैसा मांसल था। उसकी पीठ पर 2 शक्तिशाली पंजे और आगे 6 पंजे थे, जो उसकी चौड़ी छाती से बेतरतीब ढंग से बाहर निकले हुए थे। हर पंजे के सिरे पर लंबे, नुकीले पंजे थे। उड़ते हुए उस राक्षस की गर्दन लंबे काले पंखों से ढकी हुई थी और उसके पंख भी विशाल थे। उसका सिर कौवे जैसा था, बड़ी बड़ी गोल आंखें और डरावनी काली चोंच थी। जब वे चट्टानों के पीछे छिपे थे तो उस जीव ने मृत सेंचुरियन को खाकर अपने पंजों और चोंच से उसके कवच को आसानी से तोड़ डाला। फिर संतुष्ट होकर उसने अपने पंजों से कुछ मृत जानवरों को पकड़ा और वापस हवा में उड़ गया, अपने काले पंखों के हर फड़फड़ाहट से एक छोटा सा तूफान पैदा कर रहा था। वह प्राणी चट्टानों से उतर गया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस उड़ गया। ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। काले बिंदु के पीछे चलते हुए जैसे ही वह दूर चला गया, सनी ने आह भरी। नेफ, आपको क्या लगता है वह चीज क्या है? नेफिस भी आसमान की ओर देख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। मुझे पता नहीं है। सनी ने बस सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। उसे अभी 1000 वार करने थे। आग जलाकर उन्होंने सूबेदार का गोश्त भूना और स्वादिष्ट भरपूर नाश्ता किया। फिर पेट भरकर वे तीनों लेट गए और सुस्ती से आराम करने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। एक साथ 2 सफाई कर्मियों से लड़ने, अचानक आए बाढ़ में भाग जाने और मुश्किल से बच निकलने, तूफान के बीच ऊंची चट्टानों पर चढ़ने और एक जागृत राक्षस से लड़ने के बाद ये सब एक ही दिन में करने के बाद उन्हें कुछ समय की छुट्टी मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा सनी को भी खुद को संभालने की जरूरत थी। सच कहूं तो उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। इसका कारण उसका मृत्यु समीप का दर्दनाक अनुभव नहीं था, हालांकि इसका उससे बहुत कुछ लेना देना था। असल बात यह थी कि मन के घातक कोहरे से जूझते हुए उसे जो अप्रत्याशित अनुभूति हुई, उसके बाद सनी को लगा जैसे वह बदल गया है। क्योंकि जो स्पष्टता उन्होंने प्राप्त की थी वह कभी खत्म नहीं हुई। वह अब भी यही था, उसके अस्तित्व के केंद्र में। उसे लगा जैसे दुनिया को देखने समझने का उसका तरीका अब बिल्कुल बदल गया है। वह स्पष्ट, सुव्यवस्थित और निडर था। सनी को लगा कि वह अब ज्यादा शांत हो गया है। अब वह ज्यादा तेजी से सोच पा रहा था और बिना किसी हिचकिचाहट के काम कर पा रहा था। कई चीजें जो पहले अस्पष्ट और डरावनी लगती थीं, अचानक पूर्वानुमानित और इस तरह पार करने योग्य लगने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया में एक अंतर्निहित व्यवस्था खोज ली हो जो पहले मौजूद नहीं थी। उस आंतरिक समझ ने उसे एक ऐसा फायदा दिया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक तरह से ये बदलाव पहले दुष्स्वप्न के अंत में उसके शरीर में हुए परिवर्तन से भी ज्यादा गहरा था। उसे लगा कि उसने अपनी युद्ध क्षमता और समग्र शक्ति में एक बड़ी छलांग लगाई है, हालांकि यह भस्म हुए छाया अंशों या अनलॉक की गई पहलू क्षमताओं की संख्या से जुड़ा नहीं था। आसमान की ओर देखते हुए सनी को आश्चर्य हुआ कि क्या नेफिस हमेशा ऐसा ही महसूस करता होगा। शायद शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। सही, वह अभी भी मास्टर बनने से बहुत दूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सही रास्ते पर है। तारांकन तारांकन तारांकन। कुछ समय बाद सनी चट्टानों के पश्चिमी किनारे पर पहुंच गया। नेफिस वहां बैठी थी, उसके पैर किनारे पर लटक रहे थे। वह पश्चिम की ओर देख रही थी, अपने विचारों में खोई हुई। वह चांदी के बालों वाली लड़की के पास बैठ गया और उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए यह अनुमान लगाने की कोशिश करने लगा कि वह क्या सोच रही है। हमेशा की तरह वह असफल रहा। बदलते सितारे को समझना मुश्किल था। सनी बहुत शर्मिंदा महसूस करते हुए हिल गया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुमने कल 2 बार मेरी जान बचाई। नफिस ने उसकी ओर देखा और फिर से मुंह मोड़ लिया। मैंने किया। इस प्राकृतिक उपाय को अपनाकर रिवर्सल की ओर स्टॉप करें। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। वह सही शब्द ढूंढने की कोशिश में झिझक रहा था। आखिरकार उसे कुछ भी नहीं सूझा और उसने बस इतना कहा, धन्यवाद।
इस बार उसने उसे कुछ देर तक देखा। उसका चेहरा शांत और उदासीन था। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारी परछाई के बिना हम चट्टानों तक पहुंचने से पहले ही डूब गए होते या भूल भुलैया में ठोकर खाकर कूड़ा बीनने वालों के एक बड़े समूह द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए होते। उस असामान्य रूप से लंबे वाक्य के बाद वह चुप हो गई और थोड़ी देर बाद बोली, हम सहयोगी हैं। सनी ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वह सही थी। फिर भी नेफिस ने उसे जिंदा रखने के लिए हर संभव कोशिश की। अगर उसने भी अपना काम किया होता तो भी हर कोई एहसान चुकाने के लिए इतनी दूर तक नहीं जाता। हालांकि उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह पहले से ही उसके जवाब की कल्पना कर सकता था। वह उसे घूरते हुए कुछ देर चुप रहती और फिर सपाट लहजे में कुछ ऐसा कहती, मैं तो बस यही चाहती थी, या जो है सो है। और फिर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। एक हल्की सी मुस्कान के साथ सनी ने दूसरी ओर देखा। 1 या 2 मिनट बाद उन्होंने कहा, यह आपकी खामी है न? हर बार जब आप अपनी योग्यता का उपयोग करते हैं तो आपको जो दर्द महसूस होता है। जवाब देने से पहले नफिस कुछ देर चुप रही। फिर उसने बस इतना कहा, हाँ। सनी ने उसकी तरफ देखा। चेंजिंग स्टार की आकृति शांत और दूर थी। हवा उसके छोटे चांदी जैसे बालों से खेल रही थी। ये किसके जैसा महसूस होता है? वह दूर तक देख रही थी, जैसे जिंदा जलना। उसने आह भरी और सोचने लगा कि जिंदा जलाए गए किसी व्यक्ति को कैसी पीड़ा सहनी पड़ती होगी। हमेशा की तरह जादू घिनौना और क्रूर था। मुझे खेद है, उसने कुछ देर बाद धीरे से कहा। नेफिस ने अपना सिर घुमाए बिना कंधे उचका दिए। ये तो बस दर्द है। सनी ने अपनी अभिव्यक्ति छिपाने की कोशिश करते हुए दूसरी ओर देखा। बस दर्द, ये संभवतः सबसे दुखद शब्द थे जो उसने कभी सुने थे। अध्याय 54 युद्ध की लूट। काफी देर तक वे चुपचाप साथ बैठे रहे। नेफिस क्षितिज की ओर देख रही थी, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रही थी जिसके बारे में सिर्फ वही जानती थी। सनी का मन अजीब तरह से खाली था। समय समय पर वह अपने आत्मा सागर के अंदर एक नजर डालता, स्वस्थ हो रही इको को देखता। मेहतर कार्पे सेंचुरियन के खिलाफ अपनी लड़ाई में बच निकलने में कामयाब रहा, भले ही वह मुश्किल से बचा हो। अब प्रकाश के आवरण में लिपटा हुआ वह सनी की आत्मा के शांत अंधकार में बह रहा था और धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा था। अगर कोई इको आत्मा के सागर में जिंदा वापस जाने में कामयाब हो जाता तो वह अंततः अपने सभी घावों से उबर जाता। मेहतर के कवच के छेद पहले से ही बंद होने लगे थे। हालांकि उसकी खोई हुई चिमटी वाली भुजा जल्द ही वापस नहीं बढ़ने वाली थी। सनी ने आह भरी और रून्स को बुलाया। उसने उस भीषण युद्ध की लूट का हिसाब करने का फैसला किया। छाया टुकड़े 28 1000 जून की आखिरी वार उसकी इको ने ही किया था, इसलिए मार उसी की मानी गई। इस प्रकार उसे 4 छाया टुकड़े मिले। सेंचुरियन के प्रत्येक जागृत कोर के लिए 2 कोर के टुकड़े उनके समझौते के अनुसार नेफिस को मिले। उसने एक को खुद खाने और दूसरा कैसी को देने का फैसला किया। इनाम तो बड़ा था, लेकिन उस भयानक राक्षस से छुटकारा पाने के लिए उन्हें जितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी उसके अनुपात में ये बहुत कम लग रहा था। आखिरकार उनके जैसे निष्क्रिय इंसानों को वास्तव में जागृत दुर्स्वप्न प्राणियों से लड़ना नहीं चाहिए था। सचमुच ऐसा नहीं हो सकता, उसने व्यंग्य से भरकर मन ही मन सोचा। ये केवल उनका दुर्भाग्य था कि स्वप्न लोक के इस पूरे शापित क्षेत्र में एक भी सुप्त श्रेणी का प्राणी नहीं था। सनी को अपने 5वें दर्जे के जागृत कवच से सुरक्षित रहते हुए कमजोर राक्षसों का शिकार करने की अपनी ऊंची योजनाएं याद आ गईं और वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। कौन जानता था कि कठपुतली का कफन एक विशाल, बाधाओं को मात देने वाले लाभ के बजाय जीवित रहने के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता मात्र साबित होगा। फिर भी उस कवच ने पहले ही 2 बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह अपना काम कर रहा था। कवच की बात करें तो उसने अपनी नज़र नीची कर ली। स्मृति स्टारलाइट लीजन कवच। स्मृति रैंक जागृत। स्मृति प्रकार कवच। स्मृति विवरण सर्वव्यापी अंधकार में जन्मे 7 वीरों ने शापित भूमि पर प्रकाश लौटाने की शपथ ली थी। समय ने उनके नाम और चेहरे मिटा दिए हैं, लेकिन उस विद्रोही शपथ की स्मृति अभी भी बनी हुई है। शिक्षक जूलियस ये सामग्री पढ़कर बहुत खुश हुए होंगे। जागृत अकादमी में प्रोफेसर बनने और सबसे समृद्ध मानव गुणों में से एक में बसने से पहले वह बूढ़ा व्यक्ति स्वप्न लोक के इतिहास का एक उत्साही अन्वेषक और छात्र हुआ करता था। वह अभी भी उस क्षेत्र के अग्रणी शोधकर्ताओं में से एक था और अक्सर शिकार अभियानों में इस या उस खंडहर की खोज करने के अनुरोधों के साथ उसे परेशान करता था। दुख की बात यह है कि सनी को ये पता नहीं था कि वे दोबारा कब मिलेंगे। उसने अपना गला साफ किया और नफिस की ओर देखा।
खैर, मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। उसने अपना सिर घुमाया और थोड़ी उलझन के साथ उसकी ओर देखा। उपहार? सनी मुस्कुराया। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि सेंचुरियन खत्म करने के बाद मुझे एक मेमोरी मिली थी। बताओ वह किस तरह की है? उसने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। हालांकि चेंजिंग स्टार को अंदाजा नहीं था। दरअसल उसके चेहरे पर जरा भी उत्सुकता नहीं दिख रही थी। एक अजीब सी चुप्पी के बाद सनी को नजरें फेरनी पड़ी। ओह, यह एक कवच है। तो मुझे अपना हाथ दो। किसी स्मृति को स्थानांतरित करने के लिए शारीरिक संपर्क जरूरी था, अन्यथा वह यथासंभव लंबे समय तक इससे बचना ही पसंद करता। उनके बीच पहले ही इतना ज्यादा संपर्क हो चुका था कि वह मानसिक रूप से शांत नहीं रह सकता था। पीछे मुड़कर देखे तो उस उपचारात्मक ज्वाला से प्रभावित होना एक अजीब सा अंतरंग अनुभव था। उसके कोमल स्पर्श की याद का तो जिक्र ही न करें। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। ऐसा नहीं है कि उस समय वह ऐसी चीजों के बारे में सोचने की स्थिति में थे। नेफिस ने उसे घूरते हुए धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। सनी ने जल्दी से उसे अपने हाथ में ले लिया, ये सोचकर कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाया जाए। उसकी त्वचा ठंडी और मुलायम थी। ध्यान भटकने से बचने के लिए उसने स्टारलाइट लीजन कवच को अपने आत्मा सागर से बाहर निकालने की इच्छा की। प्रकाश का एक गोला शैडो कोर की कक्षा से गायब हो गया। तुरंत ही उसने महसूस किया कि बिजली की एक चिंगारी उसके शरीर से होकर चेंजिंग स्टार के शरीर में जा रही है। उसने पलकें झपकाईं और अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर नेफिस खड़ा हुआ, चट्टान के किनारे से कुछ कदम दूर चला गया और मेमोरी को बुलाया। उसके चारों ओर प्रकाश की घूमती हुई चिंगारियां दिखाई दी। कुछ ही पल बाद उन्होंने उसके चीनी मिट्टी के शरीर को ढांक दिया और एक अज्ञात टिकाऊ सामग्री से बने काले स्किन टाइट बॉडीसूट में बदल गए। यह उस रबरनुमा समुद्री शैवाल जैसा ही लग रहा था जो उस जगह पर फैला हुआ था। फिर काले बॉडीसूट पर शुद्ध सफेद प्लेट कवच के जटिल टुकड़े प्रकट हुए। पहले ग्रीव्स और वैम्ब्रेस, फिर आर्टिकुलेटेड पॉलड्रॉन और रीरिब्रेसेस, फिर क्यूइस और सेप्टिन। अंत में नेव के धड़ की रक्षा के लिए 7 चमकते सितारों से उकेरा गया एक ब्रेस्ट प्लेट प्रकट हुआ, जो इतना छोटा था कि उसकी गतिशीलता में कोई बाधा नहीं डालता था। इसके बाद एक सफेद पंख वाला हेलमेट आया। 7 तारों की नक्काशी विशालकाय शूरवीर प्रतिमा के कवच पर उकेरी गई नक्काशी के समान थी। कवच हल्का और सुंदर लग रहा था। यह एक साथ कार्यात्मक और आकर्षक था, जो उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता था और चेंजिंग स्टार के शरीर की सुंदर रेखाओं को उभारता था। काले और सफेद रंग का ये स्पष्ट विपरीत एक अद्भुत दृश्य बना रहा था। नेफिस ने हेलमेट उतार दिया और अपने चांदी जैसे बालों को हवा में लहराने दिया। फिर उसने अपनी तलवार उठाए और कवच के वजन और लचीलेपन को परखने के लिए कुछ चक्कर लगाए। संतुष्ट होकर उसने तलवार को हवा में गायब कर दिया। सनी चुपचाप ये सब देख रहा था। जब नेव का काम पूरा हो गया तो उसने पूछा, अच्छा, कैसा है? वह उसकी ओर मुड़ी। जल्द ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। खुशी से चमकते हुए नेफिस झिझका और आखिरकार थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला, काफी बेहतर। सनी ने राहत की सांस ली। कम से कम अब तीनों ने ठीक से कपड़े पहने हुए थे। यह अच्छी बात थी, वास्तव में अच्छा, न केवल इसलिए कि विश्वसनीय कवच प्राप्त करने के कारण चेंजिंग स्टार की युद्ध प्रभावशीलता नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, बल्कि इसलिए भी कि अब उसे हर बार उसे देखते समय विचलित नहीं होना पड़ेगा। अध्याय 55 भाग्यशाली लोग। जब वे अस्थायी शिविर में वापस लौटे तो सबसे पहले नेफिस कैसी के पास आया। अरे कैस, अंदाजा लगाओ क्या? अंधी लड़की उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराए। आपको अंततः कवच प्रकार की स्मृति प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही नेफिस ने कहा, मुझे पहनने के लिए कुछ अच्छा मिल गया। फिर वह चुप हो गई और अपनी मुस्कुराती हुई दोस्त को घूरने लगी। कैसी हंसी! तुम्हारे कदमों की आवाज बदल गई। बदलते सितारे ने पलकें झपकाईं। आह, मैं समझ गया। खैर, ये कैरापेस सेंचुरियन से है। जब वह कैसिया को कवच के बारे में बता रही थी और उसे उस रहस्यमयी सफेद धातु को छूने दे रही थी जिससे वह कवच बना था, तब सनिया के पास आराम कर रही थी। कुछ देर बाद नेफिस रात का खाना बनाने में व्यस्त था। सनी फिर से पत्थरों पर आलस से लेटा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। आकाश हमेशा की तरह धूसर और अमित्र था। तीनों के पास अच्छे कवच होने के कारण वे आखिरकार एक असली जागृत दल जैसे दिखने लगे थे। दरअसल सनी को लगा कि उनका समूह जागृत मानकों के हिसाब से भी काफी आकर्षक था। अपने हल्के अंगरखे और समुद्री लहरों से सजे लबादे में खूबसूरत और नाजुक कैसी किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी।
फुर्तीला और संतुलित, नेफिस मानो किसी कुलीन योद्धा को उसकी रक्षा का जिम्मा सौंपा गया हो। हालांकि सनी, यदि वह अपने प्रति उदार होता तो कहता कि वह एक युवा जमींदार जैसा दिखता है, लेकिन सच कहूं तो वो किसी पेज बॉय से ज्यादा मिलता जुलता था। अगर कोई अनजान आदमी उन तीनों को देख लेता तो वो शायद यही समझ लेता कि सनी या तो कोई मामूली नौकर है या फिर कोई कमजोर बदमाश जिसे उस रईस महिला के पहरेदार ने पकड़ लिया है। खैर, इससे तो उनकी हैरानी और बढ़ जाएगी जब मैं उनकी पीठ में छुरा घोंपूंगा। रुको, वह किसी अनजान व्यक्ति को चाकू क्यों मारेगा? आह, किसे परवाह है। मुझे यकीन है कि कोई कारण होगा। तभी कैसी उसके पास आकर बैठ गई। सनी ने सिर घुमाकर उस अंधी लड़की को हैरानी से देखा। उसने अपने होंठ काट लिए। नेफिस ने मुझे बताया कि कल तुम लगभग मर ही गए थे। ओह, तो यह इसी बारे में है। उसने कंधे उचकाए। हाँ, फिर एक खामोश आह भरते हुए सनी ने कहा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। यह मौत से मेरा पहला सामना नहीं है। हालांकि जहां तक वह जानता था, ये सबसे नजदीकी घटना थी। फिर भी उस याद से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। कैसी कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करें। सनी ने अपनी भौहें उठाईं। माफ करना? किस बात का माफ करना? अंधी लड़की ने अपनी आंखें नीची कर लीं। इतना बेकार होने के लिए? सनी ने भौहें सिकुड़ी और नजरें फेर लीं। 1-2 सेकंड बाद उसने अपने चिरपरिचित लापरवाह लहजे में कहा, तुम बेकार नहीं हो। कैसी ने धीरे से हंसते हुए कहा, है ना? अगर मुझे चलना है तो मुझे तुम्हारे या नेफ के साथ बंधे रहना होगा। अगर मुझे खाना है तो मुझे तुम में से किसी एक के खिलाने का इंतजार करना होगा। अब यही मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हारी मदद के बिना कोई भी आसान काम नहीं कर सकता। बदले में तुम दोनों में से किसी के काम आने की तो बात ही छोड़ो। धीरे धीरे उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। ये पहली बार था जब सनी ने उसके दृढ़ निश्चय का मुखौटा थोड़ा सा खिसकते हुए देखा था और उसके नीचे छिपा हताश, क्रोधित, डरा हुआ चेहरा सामने आ गया था। वह काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, अरे, क्या मैंने तुम्हें अपने पहले दुस्वप्न के बारे में बताया है? अंधी लड़की ने सिर हिलाया। सनी ने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। मेरा पहला दुस्वप्न बहुत ही बुरा था। सच कहूं तो स्थिति बहुत निराशाजनक थी। मैं एक गुलाम था जो ठंड या दुर्व्यवहार से मरने के लिए नियत था। जंजीरों में जकड़ा हुआ, खून बहता हुआ, असहाय। इससे भी बुरी बात यह थी कि मेरा पहलू पूरी तरह से बेकार निकला। मतलब, सचमुच। अगर मुझे ठीक से याद है तो मंत्र ने इसका वर्णन करने के लिए जो वाक्यांश चुना था वह था, एक बेकार आदमी जिसके पास कोई कौशल या योग्यता नहीं है जिसका जिक्र किया जा सके। कैसी ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। वह स्पष्ट रूप से उसके शब्दों से आकर्षित हो गई। हेल्प द चिकन, ग्रैब योर जैकपॉट टुडे, फॉर रैबिट। तो फिर आप कैसे बच गए? क्या हालात बेहतर हुए? सनी मुस्कुराया। हे भगवान, नहीं। दरअसल हालात जल्द ही बदतर हो गए, बहुत ज्यादा बदतर। लेकिन आपको क्या पता, किस्मत के एक अजीब मोड़ में मेरा बेकार पहलू ही एकमात्र चीज निकला जो मुझे उस मुसीबत से जिंदा निकाल सकता था। इस लिहाज से मैं बहुत भाग्यशाली था। वह थोड़ा सा हिल गया और उस नाजुक लड़की की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक विचारमग्न भाव देखा। लेकिन किस्मत के बारे में एक बात है। लोग अक्सर इसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे किस्मत कोई ऐसी चीज है जो आपके साथ यूं ही घटित हो जाती है। ऐसा नहीं है। किस्मत 50% परिस्थितियों पर निर्भर करती है और 50% उसे समझने की आपकी अपनी क्षमता पर। किस्मत एक ऐसी चीज है जिसे आपको खुद ही बनाना होता है। मैंने जिंदा रहने के लिए हर संभव कोशिश की। यही 2 वजहों में से एक है कि मैं अब भी यहाँ हूँ। ये कहते हुए सनी को ठंडे, अंधेरे पहाड़ की याद आ गई और वह कांप उठा। फिर उन ठंडी यादों को दूर धकेलते हुए उसने आगे कहा, दूसरा कारण स्वयं मंत्र है। मैं इसे उचित तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह उचित है। अपने ही विकृत रूप में मंत्र एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ से देता है। मेरे पहले दुस्वप्न के साथ भी ऐसा ही था और आपके साथ भी ऐसा ही है। कैसी की भौहें और गहरी हो गईं। सनी ने अपने अगले शब्द बहुत सोच समझकर चुने। आखिरकार उसने कहा, तुम्हारा दोष सबसे ज्यादा कमजोर करने वाला है जो मैंने कभी देखा या सुना है। तुम सही कह रही हो। नेव जैसी किसी की मदद के बिना ये निश्चित रूप से मौत की सजा होती। और उसके जैसे लोग, खैर मुझे तो यकीन भी नहीं है कि ऐसा कोई और भी होता है। लेकिन अंधी लड़की ने दांत पीस लिए। क्या पर? सनी ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा।
लेकिन इसका मतलब ये भी है कि दोष का दूसरा पहलू, आपकी शक्ति, भी उतनी ही असाधारण है। बस आपको अभी तक इसे समझने का तरीका नहीं मिला है। जब आपको पता चलेगा, यकीन मानिए, आपको ये बातचीत याद आएगी और आप बहुत शर्मिंदा महसूस करेंगे कि आप कितने भोले और मूर्ख थे। कैसी की अभिव्यक्ति संदेह और भ्रम में बदल गई। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक बेताब चाहत का भाव था। हालांकि सवाल सुनकर ही वह लगभग हंस पड़ा, और इसकी एक स्पष्ट वजह भी थी। मेरा विश्वास करो, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूँ। वास्तव में दो दुनियाएं हैं। ... सनी को कम ईमानदार होने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं था, लेकिन अफसोस की बात है कि वह शारीरिक रूप से ऐसा करने में असमर्थ था। बेशक उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी। कैसी बहुत देर तक चुप रही, विचारों में खोई रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रही हो। सनी को तो लगा कि उनकी बातचीत खत्म हो गई है, लेकिन फिर उसने अचानक धीमी, कर्कश आवाज में कहा, मैंने आप लोगों को जितना बताया था उससे कहीं अधिक मुझे स्वप्न आए। अध्याय 56 दुनिया की सबसे भारी चीज। वह आंखें झपकाते हुए उस अंधी लड़की को आश्चर्य और थोड़ी आशंका से घूरने लगा। उसके अचानक कहे गए इस बयान ने उसे सचमुच चौंका दिया। वह ऐसी बात क्यों छिपाएगी और उसे अभी क्यों बताएगी? उलझन में पड़कर उसने सावधानी से पूछा, और भी दृश्य तुमने हमें क्यों नहीं बताया? कैसी के चेहरे पर एक क्षणिक थकी हुई मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ देर चुप रही। फिर आंखें बंद करके उसने कहा, शायद आप नहीं जानते। आप कैसे जान सकते हैं? लेकिन ज्ञान सचमुच भारी हो सकता है। ये दुनिया की सबसे भारी चीज जितना भारी हो सकता है। तभी उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। मुझे डर है कि तुम्हें बताकर मैं जो कुछ देखा था उसे सच कर दूंगा। सनी घबरा गई, उसकी बातों के पीछे छिपे अर्थ से घबरा गई। अगर उसे इन सपनों के सच होने का डर था, तो उनकी विषय वस्तु जरूर बहुत बुरी रही होगी। और अगर ये वाकई बुरी थी, अगर उनके साथ कुछ भयानक होने वाला था, तो सनी को पहले से ही इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। इस तरह वह तैयारी कर सकता था और जो भी हो उससे निपट सकता था। अगर वह तैयार रहता तो कई चीजें इतनी भयावह नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर उसकी तैयारी ही उस भयानक घटना का कारण बन जाए, जिससे कैसी का सपना एक स्वतः सिद्ध भविष्यवाणी बन जाए? भविष्य जानने का यही खतरा था। अरे, मेरा सिर दुख रहा है। मुझे इस बकवास से नफरत है। सनी काफी देर तक उलझन में रहा, ये तय करने की कोशिश में कि क्या उसे कैसी पर अपने दर्शन प्रकट करने के लिए दबाव डालना चाहिए। दोनों ही नतीजे उसे बेचैन कर देने वाले थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार कोई फैसला न ले पाने के कारण सनी चुप रहा। कैसी ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ समय बीतने के बाद वह अंततः बोली, क्या आप मुझसे एक बात का वादा कर सकते हैं? ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ बता देने और कुछ न करने के बीच समझौता करने की कोशिश कर रही थी। सनी ने भौहें चढ़ाईं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या है। अंधी लड़की बोलने से पहले हिचकिचाई। क्या आप वादा कर सकते हैं कि आप नेव का ख्याल रखेंगे, चाहे कुछ भी हो? बढ़ते दर्द ने जब तक इजाजत दी, उसने जवाब देने में देर की। जब दर्द असहनीय हो गया तो सनी ने अनिच्छा से कहा, मैं नहीं कर सकता। मैं मुश्किल से अपना ख्याल रख पाता हूँ। उसे नेफिस पर इतना भरोसा भी नहीं था कि वह ऐसा वादा कर सके। उसे चेंजिंग स्टार से कोई शिकायत नहीं थी और वह उसे काफी पसंद भी करता था, लेकिन वे एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं थे। उनका मिलन एक मजबूरी थी, अपनी मर्जी से नहीं। कौन जानता था कि एक दूसरे की जरूरत खत्म होने के बाद क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, एक बहुत बड़ी शर्त थी। बेशक वह कैसी को हाँ कहकर गुमराह कर सकता था। आखिरकार सवाल ये था कि वह वादा कर सकता है या नहीं, न कि यह कि वह उसे निभाएगा या नहीं। लेकिन उस वक्त सनी उस अंधी लड़की को धोखा देने से अजीब तरह से हिचकिचा रहा था। शायद ईमानदारी की बात धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। कैसी ने आह भरी और मुंह फेर लिया। अचानक उसे लगा जैसे उसके बारे में कुछ अदृश्य सा बदल गया हो। मैं समझ गया, हाँ, यह उचित है। ऐसा कहकर उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और चली गई, जिससे सनी उदास और असहज मूड में रह गया, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। तारानकन तारानकन तारानकन। उसके बाद उसने चाहे जितना भी आराम करने की कोशिश की, उसके विचार भटकते ही रहे। आखिरकार सनी ने खुद को स्टारलेस वार्ड या भूले हुए किनारे, जैसा कि एज और ब्लेड के विवरण में कहा गया था, के बारे में विभिन्न जानकारियों के बीच संबंध खोजने की कोशिश करते हुए पाया। एड्स बाय पब फ्यूचर।
पब फ्यूचर एड्स। यदि और कुछ नहीं तो यह उसे कैसी के साथ हुई बातचीत के अंतिम भाग के बारे में सोचने से विचलित कर सकता है। इसके अलावा किसी कारणवश अपने पर्यावरण को समझने की आवश्यकता अचानक अधिक महत्वपूर्ण लगने लगी। उसकी तलवार, स्टारलाइट लीजन कवच, कवचधारी राक्षस और विशाल बिना सिर वाली मूर्ति किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई लग रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। क्या वह मूर्ति स्टारलाइट लीजन के 7 संस्थापकों में से किसी एक का स्मारक थी? कवच का वर्णन करने वाली रूनों की पंक्ति में कहा गया था कि उनके नाम और चेहरे समय के साथ लुप्त हो गए हैं। मूर्ति का गायब सिर निश्चित रूप से उस विवरण से मेल खाता है। मेहतर की प्रतिध्वनि ने संकेत दिया कि कवचधारी राक्षस पतित सेना के शापित सैनिक थे। क्या वह गिरी हुई सेना स्टारलाइट सेना थी? ये तथ्य कि उसे एक कवचधारी सेंचुरियन को मारने के बाद स्टारलाइट कवच प्राप्त हुआ था, इस सिद्धांत की लगभग निश्चित पुष्टि करता है। यदि ऐसा था तो वे शापित क्यों थे? तारों रहित शून्य, तारों की रोशनी वाली सेना, इन सब का क्या मतलब था? 7 नायकों का जन्म सर्वव्यापी अंधकार में हुआ बताया गया था। उनकी शपथ थी कि वे शापित भूमि में प्रकाश लौटाएंगे। वे किस प्रकाश की तलाश में थे? तारों का प्रकाश। और उस सर्वव्यापी अंधकार का स्वरूप क्या था? क्या यह उस श्राप का प्रकटीकरण था जो उनकी भूमि पर आया था? और यदि हाँ, तो क्या ये वही श्राप था जिसने अंततः स्टारलाइट लीजन के सैनिकों को कवचधारी राक्षसों में बदल दिया? यदि अभिशाप अभी भी मौजूद था, तो क्या सनी एक दिन अपनी त्वचा पर चिटन के धब्बे उगते हुए देखेगा? कितना डरावना विचार है। 7 वीरों को भुला दिया गया, लेकिन उनकी शपथ की स्मृति, जाहिर है, अभी भी बनी हुई थी। इस भूले हुए तट पर केवल स्टेल ही याद रखता है। यही एज और ब्लेड का वर्णन था। क्या इन शब्दों के पीछे कोई छिपा हुआ अर्थ था? क्या भूले हुए तट पर प्राप्त स्मृतियां कोई रहस्य छिपा रही थी? सनी अंदर ही अंदर कराह उठी। इतने सारे प्रश्न और एक भी उत्तर नहीं। और फिर मुख्य रहस्य आया, कैसी का दर्शन, जिसे उसने उन्हें बताने का फैसला किया। उसने 7 मुहरों के पीछे बंद एक असीम अंधकार का सपना देखा। मुहरें टूटते ही अंधकार बाहर निकल गया। उसने एक लाल रंग का शिखर भी देखा जिस पर 7 कटे हुए सिर 7 तालों की रखवाली कर रहे थे। क्या ये ताले मुहरों से जुड़े थे? और क्या विशालकाय शूरवीर का गायब सिर उन 7 में से एक था जो उनकी रक्षा कर रहे थे? या क्या वह हर बात में पूरी तरह से गलत था, निष्कर्ष पर पहुंच जाता था और ऐसे संबंध स्थापित कर लेता था जहां कोई संबंध ही नहीं था? सनी ने आह भरी, ये जानते हुए कि उसकी जिज्ञासा इतनी जल्दी शांत नहीं होगी। उसके पास कोई ठोस सिद्धांत बनाने के लिए बहुत कम जानकारी थी। अगर ऐसा है, तो अभी खुद को परेशान करने का कोई मतलब नहीं था। शायद भविष्य में चीजें और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। भविष्य शब्द सुनकर उसकी भौहें तन गईं। अध्याय 57 हथियारों का प्रयोग। शाम को सनी ने नेव की निगरानी में तलवार से अभ्यास जारी रखा। अपनी नई अंतर्दृष्टि के साथ हर हरकत पहले से अलग लग रही थी। 1000 वार पूरे होने के बाद वह आराम करने बैठ गया और नीले ब्लेड का अध्ययन करने लगा और भूले हुए किनारे के अनगिनत रहस्यों पर मनन करने के लिए ललचाने लगा। थोड़ी देर बाद सनी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं तलवार चलाने में सक्षम हूँ? क्या मुझे भविष्य में हथियार बदलने पर विचार करना चाहिए? नेफिस ने कंधे उचकाए। यह आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। हालांकि तलवार को हथियारों का राजा एक कारण से ही माना जाता है। सनी मुस्कुराया, और ऐसा क्यों है? उसने अपना सिर झुकाया और कुछ सेकंड तक सोचती रही। फिर उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि प्राकृतिक चयन कैसे काम करता है? उसने भौहें उठाईं। योग्यतम का अस्तित्व। सबसे मजबूत प्रजाति जीवित रहती है। बदलते सितारे ने उसकी ओर देखा। कुछ हद तक सही, लेकिन असल में सबसे मजबूत प्रजातियां ही जीवित नहीं रहती, बल्कि सबसे ज्यादा अनुकूलनशील प्रजातियां ही जीवित रहती हैं। वरना इंसानों की बजाय शेर, बाघ और भालू दुनिया पर राज कर रहे होते। सनी को पुराने फुटेज से शेरों और भालुओं के बारे में तो पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बाघ क्या होता है। शायद एक और विलुप्त शिकारी। इस बीच नेफ अपनी बात जारी रखती रही, बिल्कुल भी अपनी सामान्य मौन शैली से अलग। जिन विषयों पर उसे भरोसा था, उन पर बात करते हुए वह ज्यादा वाक्पटु लग रही थी। यही तर्क युद्ध में भी लागू किया जा सकता है। तलवार हर स्थिति में सबसे कारगर हथियार नहीं होती। भाला दूर तक पहुंच वाले दुश्मनों के खिलाफ ज्यादा उपयोगी होता है। युद्ध हथौड़ा कवच के खिलाफ ज्यादा कारगर होता है। गदा का रखरखाव आसान होता है। हालांकि तलवारें सबसे बहुमुखी होती हैं। उसने नीला ब्लेड पर नजर डाली। तलवार छेद सकती है, काट सकती है और प्रहार भी कर सकती है।
इसका इस्तेमाल कई तरह की दूरियों पर प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ये तेज और गतिशील है। तलवार का हर हिस्सा, नोक से लेकर मूठ तक, हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तलवार चलाते समय आप हर चीज में सर्वश्रेष्ठ नहीं होंगे, लेकिन आप सबसे ज्यादा अनुकूलनशील जरूर होंगे। नफिस उसकी ओर मुड़ा। क्या तुम समझ रहे हो? सनी ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। मुझे लगता है मैं ऐसा करता हूँ। उसने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया और दूसरी ओर देखने लगी। लेकिन अंत में तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। तुम्हारे हाथ में क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तलवार, भाला, गदा, ये तो बस औजार हैं। तुम ही हथियार हो। उसने आह भरी और नीला ब्लेड को हटा दिया। हमेशा की तरह बदलते सितारे के सबक ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम हथियार हो। उसने मन ही मन ये बात दोहराए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पहेली का एक और टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया हो। दोनों ने साथ मिलकर सुकून भरी खामोशी में डूबते सूरज को देखा। जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी, समुद्र वापस आ रहा था और गहरे अंधेरे की तरह लाल लाल भूल भुलैया में डूब रहा था। उनसे बहुत नीचे कूड़ा बीने वाले छिपने की जगह ढूंढने के लिए भाग रहे थे। उनमें से कुछ चट्टानों पर चढ़ रहे थे, इस उम्मीद में कि वे उस छोटे से द्वीप पर रात बिताएंगे। सनी की परछाई उन पर नजर रख रही थी। हमारे यहाँ जल्द ही मेहमान आने वाले हैं, उन्होंने कहा। ये सोचकर वे निराश हो गए कि उनकी छोटी सी राहत अब खत्म होने वाली है। नेफिस ने आह भरी। कोई बात नहीं, जमीन की ऊंचाई के फायदे के चलते उनसे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सनी ने सिर हिलाया और डूबते सूरज की ओर देखा। अचानक उसका मन गंभीर हो गया। संदेह ने अपना कुरूप सिर उठाया और उसके मन को चिंता के गहरे आलिंगन में डुबो दिया। दूर तक देखते हुए सनी झिझका और पूछा, क्या आपको लगता है कि हम उस महल तक पहुंच पाएंगे? उसने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। हाँ, वह उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराने लगा। तुम इतना आश्वस्त क्यों हो? सूर्यास्त की रक्तलाल ज्वाला में चेंजिंग स्टार की शांत आंखें मानो स्वर्गीय अग्नि से जल रही थीं। पश्चिम की ओर देखते हुए उसने अपनी तलवार उठाई और उत्तर दिया, यदि यही हमारी इच्छा है तो हमें रोकने की हिम्मत कौन कर सकता है? तारानकन तारानकन तारानकन। चढ़ाई करने वाले मैला ढोने वालों से निपटना वास्तव में अपेक्षाकृत आसान साबित हुआ। सनी और नेफिस को बस घात लगाकर उन भारी भरकम जीवों को चट्टान से नीचे धकेलना था, इससे पहले कि वे स्थिर आधार पा सकें। उसे लगभग मुफ्त में 4 छाया टुकड़े मिले, जिससे कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई। दुर्भाग्य से आत्मा के टुकड़े वापस नहीं मिल सके। उन्होंने चट्टानों पर आराम और प्रशिक्षण करते हुए एक और दिन बिताया। सनी तलवार से अभ्यास कर रहा था जबकि उसकी परछाई भूल भुलैया के आसपास के रास्तों की खोजबीन कर रही थी। इको अभी भी ठीक हो रहा था, इसलिए उनका समूह पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। इसलिए अपने मौजूदा शिविर को जल्दबाजी में छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि बहुत जल्द ही वे पश्चिम की ओर यात्रा फिर से शुरू करने वाले थे, रहस्यमय मानवगढ़ तक पहुंचने की उम्मीद में एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर जा रहे थे। इस बार वे बिना पर्याप्त तैयारी की यात्रा नहीं करने वाले थे, ये जानते हुए कि किसी भी क्षण अचानक तूफान आ सकता है, दुनिया को अंधेरे से ढक सकता है और सूर्यास्त से पहले समुद्र को वापस बुला सकता है। तीनों स्लीपर्स ने अगले पड़ाव पर अपना डेरा डालने से पहले रास्ते की अच्छी तरह से पड़ताल करने का फैसला किया। नेफिस पूरा दिन ध्यान में बिताती रही। उसकी आंखें बंद थीं। बीच बीच में ऐसा लगता था जैसे उसकी पलकों के पीछे से एक हल्की सफ़ेद चमक निकल रही हो। हालांकि जब सनी ध्यान से देखता तो वह हमेशा गायब हो जाती थी, जिससे उसे लगता था कि वह बस कल्पना कर रहा है। उन्हें संदेह था कि चेंजिंग स्टार अपने दोष के दर्द को सहने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रही थी। यदि ऐसा है तो उन्होंने उसे शुभकामनाएं दी। कैसी हमेशा की तरह खुशमिजाज और मिलनसार स्वभाव की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अजीब बातचीत कभी हुई ही न हो। हालांकि सनी को लग रहा था कि उसमें कुछ बदलाव आया है। वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि उस अंधी लड़की में आखिर क्या बदलाव आया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें ज्यादा दृढ़ निश्चय है। यह कोई बुरी बात नहीं थी। उन्होंने कुछ देर बातें की और अकादमी में बिताए अपने समय को याद किया। सनी ने उसे शिक्षक जूलियस के साथ अपनी कक्षाओं और उस बूढ़े व्यक्ति से सीखी गई कई अजीबोगरीब बातों के बारे में बताया। स्वप्न लोक की मृत भाषाओं का अध्ययन करने के विचार पर उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सनी के शुरुआती विरोध और घबराहट जैसी ही थी। जल्द ही रात फिर से छा गई। इस बार किसी भी मेहतर ने चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए सनी और नेफिस निश्चिंत होकर सो सके। हालांकि वे अब भी बारी बारी से सो रहे थे,
और किसी अनहोनी की आशंका में शिविर पर नजर रख रहे थे। सुबह उन्होंने सूबेदार का बचा हुआ मांस खाया और भूल भुलैया में उतरने के लिए तैयार हो गए। अब उनकी यात्रा जारी रखने का समय आ गया था। अध्याय 58 योग्यतम की उत्तरजीविता। कुछ दिनों बाद सनी एक मृत मेहतर के ऊपर बैठा था और शांतिपूर्वक उसके चेहरे से नीला खून साफ कर रहा था। आपकी परछाई मजबूत होती जा रही है। उसकी तलवार अभी भी चिटिन कवच की प्लेटों के बीच फंसी हुई थी और वह थोड़ा कांप रही थी क्योंकि जानवर का शरीर उठ रहा था और फिर गिर पड़ा। उसके पीछे कहीं कवच के टूटने की आवाज से पता चल रहा था कि नेफिस पहले से ही मारे गए जीवों की लाशों से आत्मा के टुकड़े निकाल रहा था। ऐसी दर्जनों लड़ाइयों के बाद वे दोनों कुशल तो थे ही। पीछे मुड़कर उसने नरसंहार के दृश्य का मूल्यांकन किया। 2 लाल दीवारों के बीच का रास्ता लाशों से अटा पड़ा था। शुरुआत में वे बस उस कवचधारी सेंचुरियन को, जो पिछले कुछ दिनों से उनका पीछा कर रहा था, इस संकरी गली में फुसलाकर राक्षस के खिलाफ उसका आकार बदलने की योजना बना रहे थे। हालांकि जल्द ही हालात बदल गए। युद्ध के शोर से आकर्षित होकर भूल भुलैया के इस हिस्से में कवच सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे मैला ढोने वाले और विचित्र सेंटीपीड जीव दोनों ही लड़ाई में शामिल होने के लिए आ पहुंचे। इस दौरान हुई भगदड़ में सनी और नेफिस ने राक्षसों के 2 कबीलों के बीच की दुश्मनी का फायदा उठाया और अंततः अकेले विजेता बने। उससे कुछ ही दूरी पर इको सूबेदार की लाश को क्षत विक्षत कर रहा था। उसका खोया हुआ हाथ बहुत पहले ही वापस हो गया था। अब वह मेहतर अपने नए चिमटे से राक्षस के मांस के टुकड़े फाड़ रहा था और बदले की भावना से उन्हें खा रहा था। तकनीकी तौर पर इको को भूखा नहीं रहना चाहिए था। हालांकि इस इको को उस भयावह तूफानी रात में विशाल दरांती कातिलों से मुठभेड़ के बाद कवचधारी शतायु सैनिकों से नफरत हो गई थी। चट्टानों से निकले हुए उन्हें 2 हफ्ते हो चुके थे। इस दौरान बहुत सी चीजें बदल गई थीं, जबकि बहुत सी चीजें वैसी ही रहीं। एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर पहुंचते हुए वे पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ते गए। कैसी के इको पर सवार होने से समूह की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। फिर भी उन्होंने एक दिन की यात्रा शुरू करने से पहले अपने अगले पड़ाव तक पहुंचने के रास्तों का पता लगाने का ध्यान रखा। इस तरह किसी अन्य तूफान में फंसने का जोखिम न्यूनतम हो गया, क्योंकि वे या तो समय पर अगले मील के पत्थर तक पहुंच सकते थे या पिछले वाले पर वापस लौट सकते थे। भूल भुलैया से गुजरने का उनका तरीका भी बदल गया था। पहले नेफिस और सनी मैला ढोने वालों से बचने की कोशिश करते थे और कोई और चारा न होने पर ही उनसे लड़ते थे। हालांकि सेंचुरियन के साथ लड़ाई ने उनकी आंखें खोल दी कि उन्हें और भी मजबूत बनने की सख्त जरूरत है, और वह भी जल्दी। इसलिए उन्होंने सक्रिय रूप से कवचधारी जीवों का शिकार करना शुरू कर दिया और उन सभी जीवों को मार गिराया जो या तो पूरी तरह से अलग थलग थे या 3 से ज्यादा के समूहों में नहीं घूम रहे थे। 2 स्लीपर्स द्वारा जागृत श्रेणी के दुस्वप्न जीवों को जानबूझकर ढूंढने का विचार बहुत ही हास्यास्पद था, लेकिन किसी तरह उन्होंने इसे कामयाब बना दिया। जैसा कि नेफिस ने कहा था, वे दोनों असामान्य थे। स्टारलाइट लीजन कवच पहने चेंजिंग स्टार, जो हमेशा से एक बेहद दुर्जय योद्धा रही थी, अब अपनी पूरी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम थी। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी चांदी की तलवार का अपना दिमाग हो। जब भी सफेद कवच में वह लंबी आकृति दिखाई देती, नीले रक्त की नदियां बहने लगती। इसके अलावा नेफ की शक्तियां उसके द्वारा खाए गए प्रत्येक आत्मा के टुकड़े के साथ बढ़ती गईं। हर वृद्धि बमुश्किल ध्यान देने योग्य थी, लेकिन दर्जनों को एक साथ जोड़ने पर अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगा। वह धीरे धीरे मानव भौतिक रूप के शिखर और अलौकिक कौशल की दहलीज के बीच की रेखा के करीब पहुंच रही थी। सनी के बारे में भी यही कहा जा सकता है, हालांकि उसके मामले में ये छाया के समय पर इस्तेमाल पर आधारित था। स्वप्न लोक की कठोरता के कारण उसका अपना शरीर काफी मजबूत हो गया था, लेकिन वह अभी भी अपनी चरम क्षमता तक पहुंचने से बहुत दूर था। नेफिस जैसे जैसे आत्मा के टुकड़ों का उपभोग करके और भी शक्तिशाली होता जा रहा था, वह तेजी से छाया के टुकड़े इकट्ठा कर रहा था। बेशक वह हर बार शिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उनकी मात्रा टुकड़ों से कम थी, लेकिन उसे उन्हें कैसी के साथ साझा करने की जरूरत भी नहीं थी, जो चेंजिंग स्टार लगातार कर रहा था। परिणामस्वरूप उनकी प्रगति की दर कमोबेश एक जैसी रही। हालांकि शक्ति का धीमा संचय ही एकमात्र कारक नहीं था जिसने उनकी युद्ध प्रभावशीलता के तीव्र विकास को प्रभावित किया। सनी का कौशल स्तर और युद्ध बोध भी तेजी से निखर रहा था। तलवार देवी नेफिस के मार्गदर्शन में वह तेजी से तलवार चलाने की बारीकियां सीख रहा था।
फिर उसे इन सबकों को अमल में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा, हर दिन अपनी जान की बाजी लगाकर खूनी लड़ाइयों में हिस्सा लेना पड़ा। ये क्रूर, निर्दयी हकीकत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक सच्चे योद्धा के लिए सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण का मैदान थी। गलतियों के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ प्रगति की गुंजाइश थी, क्योंकि एक भी गलती शायद उसकी आखिरी गलती बन जाती। एक असली लड़ाई 1000 घंटों की ट्रेनिंग के बराबर थी। अनुभव के साथ सनी ज्ञान अर्जित करने में सक्षम हुआ। स्पष्टता के साथ वह इस ज्ञान को समझ के बीज में बदलने में सक्षम हुआ। लेकिन ये भी समूह की समग्र शक्ति में नाटकीय वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान नहीं था। उनके अंतहीन आश्चर्य के लिए मुख्य दोषी टीम वर्क था। इतने लंबे समय तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद सनी और नेफिस के बीच एक मौन, सहज समझ विकसित हो गई थी। शब्दों और संकेतों की जरूरत के बिना वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में सक्षम थे, अपने हमलों और कार्यों का पूरी तरह से समन्वय करते हुए युद्धक्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण और अपने विरोधियों को नष्ट करने में सक्षम थे। इस एकता के महत्व को कम करके आंकना मुश्किल था। उचित सहयोग से उनकी संख्या मानो दोगुनी हो गई। इसका प्रभाव तत्काल और जबरदस्त था, कम से कम तब तक जब तक वे अपनी लड़ाइयाँ सोच समझकर चुनते रहे। ये किसी आनंद से कम नहीं था। इन सब बातों को मिलाकर उनका समूह 3 खोए हुए बच्चों से अच्छी तरह सुसज्जित, अनुभवी और युद्ध में अनुभवी बचे हुए लोगों के समूह में बदल गया था। कैसी भी अब और मजबूत होती जा रही थी। आत्मा के टुकड़ों को सोखने से मिले प्रोत्साहन के अलावा वह अंधी लड़की धीरे धीरे अपनी विकलांगता के साथ जीना और काम करना भी सीख रही थी। आखिरकार उसे अपनी दृष्टि खोए हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे। कैसी अभी भी अपनी स्थिति के साथ तालमेल बिठा रही थी और परिस्थितियों को देखते हुए वह अविश्वसनीय काम कर रही थी। वह अब भी राक्षसों से लड़ने में उनकी मदद नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी देखभाल का बोझ धीरे धीरे कम होता जा रहा था। सनी भी इसकी आदी हो गई थी, यहाँ तक कि अंधी लड़की की देखभाल में बिताया गया समय भी उसे कुछ हद तक सुकून देता था। मानव महल तक पहुँचने का लक्ष्य अब उतना असंभव नहीं लग रहा था जितना पहले लगता था, और अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। अध्याय 59 क्रिम्सन स्पायर की छाया। मृत मेहतर से कूदकर सनी ने अपनी तलवार निकाली और सीटी बजाकर कैसी को बताया कि बाहर आना सुरक्षित है। जल्द ही वह मूंगे की दीवार में एक छोटे से छेद से रेंगकर बाहर निकली और सावधानी से अपने पैर जमीन पर रखे अपनी लाठी पर टिकी हुई अंधी लड़की खड़ी हो गई और उसके कदमों की हल्की आहट सुनकर अपना सिर थोड़ा घुमाया। सनी कैसी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपने कंधे पर रख लिया। फिर खून के धब्बों से बचते हुए उसने अंधी लड़की को इको तक पहुंचाया। रास्ते में दोनों बातें करते रहे। क्या वे सेंटीपीड दिखाई दिए? भूल भुलैया से गुजरते हुए उन्हें पता चला कि सिर्फ मेला ढोने वाले जीव ही वहां नहीं रहते थे। लाल रंग के इस जंगल में तरह तरह के राक्षस भी रहते थे, जो रात में चट्टानों के अंदर छिपे रहते थे और सूरज उगने पर शिकार करने के लिए बाहर निकल आते थे। वहां मांसाहारी कीड़ों की संवेदनशील बस्तियां थीं जो काली मिट्टी के नीचे से हमला करती थीं, मांस खाने वाले फूल जो अपने शिकार को रक्त चूसने वाली लताओं से गला घोंट देते थे, और अजीब पारदर्शी स्पर्शक थे जिन्हें उन्होंने एक बार एक हताश प्रतिरोध करने वाले मैला ढोने वाले को एक अंधेरी गुफानुमा दरार में खींचते हुए देखा था। उन्हें अब भी नहीं पता था कि उस दरार में किस तरह का जीव छिपा था। सनी को उम्मीद थी कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। संक्षेप में, भूल भुलैया हर तरह के भयावह जीवों का घर थी और उनमें से हर एक कम से कम जागृत श्रेणी का था। वे सभी शवभक्षी थे जो अंधेरे समुद्र के राक्षसों द्वारा छोड़े गए अवशेषों पर पलते थे। मौका मिलने पर वे एक दूसरे को खा जाने को भी तैयार रहते थे। 3 रसीले इंसानों की तो बात ही छोड़िए। सौभाग्य से कवच सेना अत्यंत प्रादेशिक निकली और क्रिम्सन रीफ के इस क्षेत्र में उनका पलड़ा भारी लग रहा था। हालांकि उनके कवच, आकार और शारीरिक शक्ति ने मैला ढोने वालों को दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया था, लेकिन ज्यादातर एक ही प्रकार के जीव से निपटना लगातार अनजान खतरे का सामना करने से कहीं बेहतर था। सेंटीपीड राक्षस उनके द्वारा सामना किए गए कवच सेना के नवीनतम दुश्मन थे। इनमें से कुछ जीव 3 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे, चमकदार लाल चिटिन और सैकड़ों छोटे भागते हुए पैरों वाले। वे बेहद तेज और फुर्तीले थे, कीचड़ में चलने, मूंगे की दीवारों पर चढ़ने और यहाँ तक कि अविश्वसनीय गति से ऊपर से अनजान शिकार पर गिरने में भी सक्षम थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके शरीर से एक ऐसा संक्षारक काला तेल निकलता था जो सबसे मजबूत कवच को भी कुछ ही सेकंड में पिघला देता था। इन सेंटीपीड राक्षसों की एकमात्र अच्छी बात यह थी कि उनके काइटन के खोल ज्यादा मजबूत नहीं थे और तलवार से आसानी से भेदे जा सकते थे। सनी ने बिना पीछे मुड़े उत्तर दिया, हाँ, उनमें से 6।
और कुछ मैला ढोने वाले भी। हमने उन्हें एक दूसरे से लड़ने दिया और फिर बचे हुए लोगों को खत्म कर दिया। कैसी ने गला साफ किया। क्या तुम्हें चोट लगी थी? ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हमारा कवच संभाल न सके। शताब्दी के बारे में क्या? उसने आधे खाए हुए शव पर नजर डाली और मुस्कुराया। ये हमें फिर से परेशान नहीं करेगा। स्वप्न लोक में प्रवेश करने के बाद ये दूसरा जागृत राक्षस था जिसे उन्होंने मारा था। पहली मुठभेड़ की तुलना में ये युद्ध बहुत आसान रहा। न कोई मरा, न कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इको ने अपने दोनों पंजे भी रख लिए। हमें कितने आत्मा टुकड़े मिले? सनी ने गिनती की। 11 होना चाहिए। अब मुस्कुराने की बारी कैसी की थी। यह अब तक की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी सफलता। उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हालांकि वे एक बार फिर स्मृति पाने में असफल रहे। सनी को यकीन नहीं था कि उसकी बदकिस्मती इसके लिए जिम्मेदार थी, लेकिन न तो उसे और न ही नेफिस को पिछले 2 हफ्तों से एक भी स्मृति नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था मानो जादू ने तय कर लिया हो कि उन्हें पहले ही काफी मिल चुका है। ये कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। उसने आह भरी। कैंप के दौरान उसे और कैसी को जो खेल खेलना बहुत पसंद था, उनमें से एक था असली दुनिया में वापस आकर अमीर बनने के बाद वे क्या खरीदेंगे, इस पर चर्चा करना। हालांकि पहले उसे नीलामी के लिए कुछ यादें इकट्ठी करनी थीं, वरना पैसा कहाँ से आता। लालच और लोभ से ग्रस्त सनी इको के पास गया और उसे अस्वीकृति भरी नजरों से देखने लगा। अरे तुम चबाना बंद करो। मेहतर आज्ञाकारी रूप से जम गया। उसके मुंह से मांस का एक टुकड़ा अभी भी लटक रहा था। जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। अपना सिर हिलाते हुए सनी ने कैसी को उसकी सीट पर चढ़ने में मदद की और उसे बागडोर सौंप दी। इस अजीब आदमी ने तो सेंचुरियन का लगभग आधा हिस्सा ही खा लिया। इसमें क्या बात है? दुनिया के सभी इकोज में से मुझे एक खराब इकोज के साथ क्यों फंसना पड़ा? उसकी परछाई ने गंभीरता से सिर हिलाया, मानो वह उसकी भावना पूरी तरह समझ रही हो। सनी ने आंखें सिकोड़कर देखा। एकजुटता का कैसा अनोखा प्रदर्शन। हालांकि परछाई में कोई प्रतिध्वनि नहीं थी। ये किस दोषपूर्ण व्यक्ति के पास फंस गया था? कमीनी छोरी। कैसी हंसी। मेरे घोड़े की बुराई मत करो। वह बहुत बढ़िया इको है। मुझे वह बहुत पसंद है। अब ये वह है ना? सनी ने फिर से अपना सिर हिलाया और सेंचुरियन के शव से बचा हुआ मांस छीलने लगा। फिर उसने मांस को स्कवेंजर से जुड़े समुद्री शैवाल से बने थैलों में डाल दिया। ये थैलियां उसने समूह की भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए खुद बनाई थीं। आखिरकार स्कवेंजर बेहद ताकतवर माना जाता था, इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करना एक बड़ी भूल होती। उसके बाद सनी ने आह भरी और सबसे कम सुखद काम शुरू किया, कनखजूरों के शवों से तेल की थैलियां निकालना। हर एक के पास 2 थैलियां थीं, जो एक खास ग्रंथि से जुड़ी थीं। ये पूरी प्रक्रिया खतरनाक से ज्यादा घिनौनी थी, क्योंकि संक्षारक प्रभाव तभी प्राप्त होता था जब दोनों थैलियों के तरल पदार्थ आपस में मिल जाते थे। वे अभी तक कनखजूरे के तेल का इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं निकाल पाए थे, लेकिन नेफिस ने जितना हो सके उतना तेल इकट्ठा करने पर जोर दिया। उसे यकीन था कि एक दिन ये तेल काम आएगा। कम से कम तेल अत्यधिक ज्वलनशील था। नेफिस की बात करें तो जब तक सनी ने बोरे इकट्ठा किए, तब तक वह सभी आत्मा के टुकड़े इकट्ठा कर चुकी थी और इको के सामने खड़ी थी। इको ने उसे अपनी ट्रॉफियां दिखाईं और उन्हें ध्यान से एक अलग काठी के थैले में रख दिया। सब कुछ कर दिया। उसने सिर हिलाया। सनी आसमान की तरफ देख रहा था, समय जानने की कोशिश कर रहा था। सूरज उनके ठीक ऊपर धूसर आकाश में ऊंचा था। अभी भी काफी दिन बाकी था। तुम्हारा क्या विचार है? हम फ्लैट हिल और बोन रिज के ठीक बीच में हैं। क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए या आज ही रिज तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए? भूल भुलैया का भूतल समतल नहीं था। इसके कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों से ऊंचे थे। फिलहाल वे ऐसे ही एक इलाके में थे। यहाँ गहरा समुद्र काफी उथला था, जिसका मतलब था कि रात में पानी के ऊपर ज्यादा प्राकृतिक आकृतियां दिखाई देती थी। इससे उनके बीच की दूरी कम हो जाती थी। नेफिस ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, चलो बोन रिज की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने कल ही उस तक पहुंचने का ज्यादातर रास्ता तलाश लिया था, इसलिए भूल भुलैया में खो जाने और समय पर न पहुंच पाने का ज्यादा खतरा नहीं था। कवचधारी सेंचुरियन के मर जाने के साथ वह अप्रत्याशित तत्व भी चला गया जो पिछले कुछ दिनों से उनके जीवन को और कठिन बना रहा था। इसे देखते हुए चेंजिंग स्टार का फैसला सही लगा। सनी ने सिर हिलाया। ठीक है, ऐसा कहकर उसने अपनी परछाई को आगे भेज दिया। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ देर बाद वे बोन रिज के पास पहुंच रहे थे। सूरज ढलने वाला था, लेकिन सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए अभी भी काफी समय था। हालांकि
सनी घबराई हुई और असहज महसूस कर रही थी। चट्टानों से निकलते ही यह एहसास उसे सताने लगा। यह एहसास हमेशा शाम के करीब आता और सूर्यास्त के आखिरी क्षणों तक बना रहता, फिर गायब हो जाता, जिससे वह उलझन और बेचैनी में पड़ जाता। वे जितना पश्चिम की ओर बढ़ते, यह एहसास उतना ही प्रबल होता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय दुनिया में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन सनी ने कितनी भी कोशिश की कि वह गलती क्या थी, उसे समझ नहीं आया। आखिरकार उसने अपनी बेचैनी को समूह के साथ साझा करने का फैसला किया। उसकी बात सुनकर लड़कियां हैरान रह गईं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। यहाँ तक कि कैसे, जिसकी रहस्योद्घाटन के प्रति गहरी रुचि ने उसे एक अद्भुत अंतर्ज्ञान प्रदान किया था, को भी वह अजीब एहसास नहीं हुआ। हालांकि उसने एक सिद्धांत जरूर सुझाया। चूंकि सनी ही अकेला ऐसा था जो इस भावना के प्रति संवेदनशील था, इसलिए यह मानना तर्कसंगत था कि उसमें कुछ अनोखा जरूर था जिससे ये संभव हुआ। और लड़कियों से उसकी अनुभूति का एकमात्र अंतर था उसकी छाया बोध। इसका मतलब यह था कि गलती का स्रोत संभवतः छाया के व्यवहार से संबंधित था। उसकी सलाह पर अमल करते हुए सनी आखिरकार अपनी बेचैनी का कारण समझ पाया। और जैसा कि पता चला, कैसी सही थी। सूर्यास्त के सबसे नज़दीकी घंटों में, जब सूरज पश्चिमी आसमान में नीचे की ओर लटक रहा था, एक विशाल परछाई भूल भुलैया में घूम रही थी, जिससे उसकी इंद्रियां प्रभावित हो रही थी और उसकी त्वचा सिहर रही थी। छाया इतनी दूर और विशाल थी कि उसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी वह उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। जब उसने कैसी को उस विशाल छाया के बारे में बताया, तो उसने सिर हिलाया, मानो उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया हो। फिर उसने कहा, ये क्रिम्सन स्पायर की छाया है। अध्याय 60 अस्थिर रिज। उस समय उसे यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि वह किस बारे में बात कर रही थी। आपके दर्शन का शिखर, वह जिस पर 7 मोहरें हैं। कैसी ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे सपने में यह एक पहाड़ जितना ऊंचा लग रहा था। मैं इसे मानव महल की दीवारों से भी देख सकता था, जो दूर आसमान को चीरता हुआ लाल भाला सा दिखाई दे रहा था। जब सूरज डूबता है तो शिखर की विशाल छाया महल पर पड़ती है और पूर्व की ओर, जहां तक नजर जाती है, फैल जाती है। वह एक क्षण के लिए चुप रही, फिर बोली, क्रिम्सन स्पायर को देखते समय मुझे जो अनुभूति हुई, वह आपके द्वारा वर्णित अनुभूति से बहुत मिलती जुलती थी, केवल अधिक तीव्र। सनी ने भौहें चढ़ाईं और कैसी के शब्दों को याद करने की कोशिश कर रही थी। 7 कटे हुए सिर 7 मोहरों की रखवाली कर रहे थे। एक मरती हुई परी को भूखी परछाइयां निगल रही थीं। भयंकर आतंक और क्षति का एहसास। उस स्पायर के साथ वास्तव में क्या सौदा हुआ था? क्या ये लाल रंग का है क्योंकि यह भूल भुलैया की समान सामग्री से बना है? उनके चारों ओर जो लाल रंग का मूंगा था, वह वास्तव में मूंगा नहीं था। सरलता के लिए उन्होंने कुछ समानता के आधार पर उसे ऐसा नाम दिया था। इस अजीब पदार्थ की वास्तविक प्रकृति एक रहस्य बनी रही। कैसी हिचकिचाए, हो सकता है कि यह उल्टा हो सकता है कि भूल भुलैया स्पायर जैसी ही सामग्री से बनी हो। दूसरे शब्दों में, हो सकता है कि क्रिम्सन स्पायर ही इस सारे पागलपन का स्रोत रहा हो। फिर भी ये सिर्फ एक सिद्धांत था, इसकी पुष्टि के लिए बहुत कम जानकारी थी। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। बलवान पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि सनी को लगा कि स्पायर किसी न किसी रूप में उन सभी चीजों के केंद्र में था जिनका उन्होंने सामना किया था। उसे बस यही उम्मीद थी कि यह उनकी आखिरी मंजिल न हो। अपनी बेचैनी का कारण जानकर सनी इसे और बेहतर ढंग से सहन कर पाया। उसे इस स्थिति का एक छिपा हुआ फायदा भी मिला। जब तक उसे क्रिम्सन स्पायर की परछाई का एहसास होता, वह मानव महल की दिशा का ठीक ठीक अंदाजा लगा सकता था, क्योंकि वह उनके स्थान और परछाई के स्रोत के बीच कहीं स्थित था। एक तरह से क्रिम्सन स्पायर उनका आंतरिक कंपास बन गया था। तैयार हो जाओ, नेव की आवाज ने सनी को उसकी कल्पना से बाहर निकाला। विचलित करने वाले विचारों को दूर भगाकर उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। वे बोन रिज के करीब पहुंच रहे थे। जैसे ही उन्होंने इस विशाल स्थल को पहली बार देखा, ये नाम उनके जहन में कौंध गया। ये काफी दूर से दिखाई दे रहा था, गहरे लाल मूंगे और हाथीदांत जैसे धूसर आकाश के साथ एकदम विपरीत। बोन रिज दरअसल हड्डियों से बना था। एक विशालकाय समुद्री राक्षस के कंकाल बेतरतीब ढंग से उगते मूंगे के एक विशाल टीले पर पड़े थे, जिसकी धनुषाकार री जमीन से खास तौर पर काफी ऊपर निकली हुई थी। ये कहना नामुमकिन था कि वह भयानक जीव जिंदा रहते हुए कैसा दिखता था, लेकिन एक बात पक्की थी, अंधेरे समुद्र के हिसाब से भी वह विशालकाय था। यह उनकी यात्रा के दौरान देखा गया पहला विशाल कंकाल नहीं था। दरअसल भूल भुलैया मृत विशालकाय जीवों के अवशेषों से अटी पड़ी थी,
जिनकी विशाल हड्डियां पूरे भूलभुलैया में प्राकृतिक मेहराबों और महलों का निर्माण कर रही थीं। उन्हें पहचानना आसान था क्योंकि उनके आसपास मूंगे की संरचनाएं विशेष रूप से ऊंची और घनी थीं, मानो लाल रंग के समुद्र में सफेदी के किसी भी निशान को दफनाने की कोशिश कर रही हों। हालांकि सनी को लग रहा था कि स्थिति उल्टी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो मूंगा सचमुच पुरानी हड्डियों से निकलकर हर दिशा में फैल रहा है, धीरे धीरे दुनिया को निगल रहा है। जब उसने विशाल अवशेषों के चारों ओर लाल लाल टीलों को देखा तो उसे लगा कि वे प्राचीन, जमे हुए खून की नदियां हैं। उन्हें लगभग पूरा यकीन था कि यदि वे लाल जंगल की जड़ों को खोजने के लिए काली मिट्टी में काफी गहराई तक खुदाई करेंगे तो उन्हें हड्डियों की अंतहीन परतों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कितनी डरावनी छवि है। सनी ने भूलभुलैया की प्रकृति के बारे में चाहे जो भी सोचा हो, वह जानवर जिसके अवशेषों से बोन रिज बना था, विशेष रूप से बड़ा था। इसी वजह से उसकी लंबी रील का एक हिस्सा रात में पानी से ऊपर रहने के लिए पर्याप्त ऊंचा था। इसीलिए उन्होंने अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के रूप में इसे चुना था। शाम ढल रही थी और अगला काम बेहद अहम था। उन्हें मृत लेविथान पर चढ़ना था और यह सुनिश्चित करना था कि कोई और जीव उसके अवशेषों में शरण लेने की कोशिश न करे। यदि कुछ हुआ भी तो उनके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके पास अपने पिछले सुरक्षित आश्रय में वापस जाने का समय नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अंतिम चरण प्रायः सबसे जोखिम भरा होता था। मूंगे के टीले के तल पर पहुंचकर समूह उसके चारों ओर घूमता रहा, ऊपर जाने के लिए एक सुविधाजनक रास्ता ढूंढता रहा। आखिरकार वे उस जीव की टूटी हुई, विकृत खोपड़ी के सामने पहुंच गए। उसका निचला जबड़ा गायब था या कीचड़ में दबा हुआ था, जबकि ऊपरी जबड़ा एक विशाल गुफा जैसा लग रहा था। रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ती हुई सनी दांतों की उस भयानक बाढ़ के नीचे से गुजरा और गुफा में दाखिल हुआ। अपनी परछाई को आगे बढ़ाते हुए वे उस जीव की खोपड़ी के पिछले हिस्से तक पहुंचे और जल्द ही उसकी रीढ़ की हड्डी के खोखले विस्तार में प्रवेश कर गए। रीढ़ की हड्डी के अंदर उनके पैरों के नीचे की हड्डी की सतह सड़क जितनी चौड़ी थी। दरअसल यह एक लंबी सुरंग से होकर गुजरते हुए राजमार्ग जैसा लग रहा था, जिसमें विशाल कशेरुकाओं के बीच की दरारों से प्रकाश की तेज किरणें पड़ रही थीं। सुरंग ऊपर की ओर झुकी हुई थी, जिसकी ज्यादातर लंबाई छत के मोड़ के पीछे छिपी हुई थी। जब इको ने रीढ़ की हड्डी में प्रवेश किया तो उसके काइटन पैरों से तेज गूंजती हुई आवाज निकली। नेफिस ने मुंह बनाया। कोई हलचल? सनी ने छाया से पूछा और अपना सिर हिलाया। चेंजिंग स्टार ने आगे देखा और अपनी ठुड्डी को थोड़ा नीचे कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि साय को कोई खतरा नजर नहीं आया था, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने से पहले अपनी तलवारें तान लीं। सुरक्षा की सीमा पर घात लगाकर हमला करना उनके लिए पहली बार नहीं था। सौभाग्य से उनकी सावधानियां बेकार साबित हुईं। विशाल अवशेषों के अंदर कुछ भी छिपा नहीं था, इसलिए वे अनगिनत राक्षसों को चीरकर रास्ता बनाए बिना ही रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचने में सफल रहे। जब तक वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, सूरज ढल चुका था। अंधेरा समुद्र वापस लौट रहा था और समुद्री राक्षस की रीढ़ की हड्डी के अंदर पानी की गूंजती आवाज गूंज रही थी। सनी ने इको से काठी के थैले उतार दिए और उसे हटा दिया, जिससे उनका शिविर तुरंत ज्यादा विशाल लगने लगा। तीनों को नहाने की सख्त जरूरत थी। सनी लड़कियों को नहाने का मौका देने के लिए अकेला छोड़कर कुछ दूर चला गया और अपने थके हुए शरीर को आराम देने के लिए बैठ गया। एक बार इसे देखें, मर्दाना ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। इस एक प्लांट तरीके से हजारों लोग सफेद दाग से बाहर पा चुके हैं। उसकी परछाई रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में लौट आए, काले धुंधले पानी को धीरे धीरे ऊपर उठते और हाथीदांत जैसी सफेदी को निगलते हुए देख रही थी। उसे यह सुनिश्चित करना था कि आखिरी क्षण में पानी से कुछ भी बाहर न निकल आए। उसका आधा मन उठती लहरों को देखने में लगा था और आधा मन घूमने को स्वतंत्र था। सनी ने रून्स बुलाए और अपने पास मौजूद छाया के टुकड़ों की संख्या जांची। छाया टुकड़े 96 1000। बुरा नहीं, शुरुआत में उसके पास सिर्फ 12 थे। 1 महीने से भी कम समय में ये संख्या नाटकीय रूप से बढ़ गई। अब वह ज्यादा मजबूत और तेज हो गया था। वह ज्यादा अनुभवी भी था। हालांकि फिर भी वह कच्ची शारीरिक शक्ति के मामले में छाया की सहायता से भी भूले हुए तक के सबसे कमजोर दुर्लभ प्राणियों से बहुत कमतर था। मुझे कब तक अपने नंगे हाथों से किसी मेहतर से कुश्ती लड़ने में सक्षम होना पड़ेगा? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट था और अत्यंत निराशाजनक भी, इससे पहले कि उसका अपना शैडो कोर जागृत हो जाता, जो कि वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद ही संभव था। सनी ने आह भरी। जल्द ही नहाने की बारी उसकी आ गई। तरोताज़ा गुलाबी कैसी से अंतहीन पानी की बोतल लेकर
वह अपनी एकांत जगह पर वापस चला गया और कठपुतली का कफन उतार दिया। ठंडी हवा ने उसकी गोरी त्वचा को छुआ, जिससे सनी सिहर उठा। उसने नीचे देखा और अपने शरीर पर जमी धूल, पसीने और सूखे खून को देखकर सिर हिलाया। जागृत होना सबसे साफ सुथरा पेशा नहीं था। नहाते समय नफिस ने रात होने से पहले बचे हुए समय में आग जलाकर मांस पकाया। इन दिनों उनके पास स्वाद के लिए नमक भी होता था। शुरू में अंधेरे समुद्र द्वारा छोड़े गए समुद्री नमक का इस्तेमाल करने का विचार उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद वे इसके आदी हो गए। नमक के कारण उनका हर भोजन अधिक स्वादिष्ट बन जाता था। वे चुपचाप खाते रहे, बहुत भूखे और थके हुए थे, बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जल्द ही सोने का समय हो गया। सनी ने पहला पहरा दिया। आराम करने की बारी आने से पहले कुछ तलवारबाजी का अभ्यास करने की योजना बना रहा था। बुनियादी काटा की गतिविधियों में व्यस्त उसने अपने मन को दो भागों में बांट दिया। एक हिस्सा उसके शरीर की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि दूसरा छोटा हिस्सा उसकी परछाई से काले पानी की सतह का अवलोकन कर रहा था। हवा के अभाव में रीढ़ के निचले हिस्से को ढांकने वाला काला घेरा अजीब तरह से शांत था। ये पहली बार था जब उसने लहरों की निरंतर उथल पुथल के बिना काले पानी को देखा था, जिसकी सतह अजीब तरह से सपाट और बिल्कुल स्थिर थी। यह एक विशाल दर्पण जैसा दिखता था, जो शुद्ध अंधकार से बना था। यह स्वाभाविक रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। अचानक उसे पास आकर अपना प्रतिबिंब देखने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि सनी हिली नहीं। वह इस बात से भयभीत था कि पीछे मुड़कर क्या होगा।